हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। माय नेम इज निहाल बेनीवाल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 2 जो कि है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखो, हमने हमारा जो सबसे पहले यूनिट था, यूनिट नंबर 1, उसके अंदर क्या पढ़ा? डिमांड के बारे में पढ़ा कि डिमांड होती क्या है, डिमांड में क्या क्या इलास्टिसिटी है, मतलब हमने प्राइस बढ़े तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। इलास्टिसिटी अलग अलग प्रकार की थी, क्रॉस इलास्टिसिटी हमने पढ़ी, हमने और भी बहुत तरह एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी बहुत कुछ पढ़ा डिमांड के बारे में। अब हमारा जो यूनिट 2 है वो है कंज्यूमर के ऊपर कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, कभी भी प्राइस में चेंज होने पे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे चेंज होगा, वो सारी चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो हमारा यूनिट 3 है वो है सप्लाई। ठीक है, पहले जो डिमांड था उसमें आपने खुद को एज ए बायर इमेजिन किया था, अब जो सप्लाई है उसमें आप खुद को कैसे इमेजिन करोगे? एज ए सेलर इमेजिन करोगे। तो अब देखो ये है, लेकिन आज हमें सप्लाई पढ़ना है नहीं, हम आज पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर से। सबसे पहले आ रहा है आपका नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब देखो ह्यूमन वांट्स का नेचर कैसा है। इन इकोनॉमिक्स द टर्म वांट रिफर्स टू अ विश, डिजायर, मोटिव टू ओन और एंड यूज गुड्स एंड सर्विसेज दैट गिव सेटिस्फैक्शन। देखो, इकोनॉमिक्स में जो टर्म वांट है उसका मतलब क्या बताया जा रहा है? एक इच्छा, विश, डिजायर यानी कुछ पाने की हमारी इच्छा है वो, मोटिव कुछ करने के लिए हमारी जो होती है मोटिव होता है वो, क्या मोटिव है हमारा? कुछ ओन करने का, ओन यानी खुद का होने का, ओन करने का, यूज करने का। ठीक है, गुड्स या सर्विसेज जिससे हमें क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वांट्स में अराइज ड्यू टू फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर। वांट्स किस किस वजह से आते हैं? देखो क्या क्या बोला गया, वांट्स 3 प्रकार से आते हैं। एक होता है फिजिकल फैक्टर के, फिजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए, फिर हो गया साइकोलॉजिकल यानी दिमागी, उसमें आपको शांति चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए तो हो गया। फिर आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर यानी देखो आपकी कोई ना कोई सोशल, देखो सबकी कोई ना कोई रिलीजियस होते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर अलग अलग वांट्स होती है कि इसमें आपको ऐसे ही करना है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर शादी है तो जो शादी करने वाला है उसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि वो तू क्या पहनेगा? शेरवानी पहनेगा। तो ये सोशल है, ये वांट्स जो है वो सोशल नॉर्म्स, सोशल फैक्टर से आई है, तो वो सारे होते हैं। सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देखो रिसोर्सेज हमें पता है लिमिटेड है, वी नीड टू मेक चॉइस बिटवीन द अर्जेंट वांट्स एंड द नॉट सो अर्जेंट वांट्स। हमें चॉइस लेनी पड़ती है किसके बीच में? एक अर्जेंट वांट्स होती है जो अभी के अभी हमें पूरी करनी होती है, दूसरी कौन सी होती है? नॉट सो अर्जेंट वांट्स, यानी उसको अभी के अभी कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। फिर आते हैं, अब देखो उसके अभी नेचर हम पढ़ने वाले हैं। ऑल वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एग्जिबिट, एग्जिबिट यानी शो करते हैं, क्या शो करते हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर, हमें पता है वांट्स कैसे है? अनलिमिटेड है। ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हर एक इच्छाओं को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, मतलब जो वांट्स होती है वो अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग यानी उनकी इंटेंसिटी भी अलग होती है। कुछ वांट्स होती है वो बहुत खतरनाक होती है कि ये करना है, जैसे मैं बोलूं मेरे को लैम्बोर्गिनी करना है, तो भाई खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, बहुत पैसे होने चाहिए तब जाके मैं लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूँ। वो इंटेंसिटी में भी अलग अलग हो सकते हैं। सम आर अर्जेंट, अदर्स आर लेस इंटेंसली फेड, कुछ ऐसी होती है जो अर्जेंट है, मतलब अभी के अभी कंप्लीट करना जरूरी होती है, और कुछ ऐसी होती है कि बाद में भी कर देंगे तो भी चलेगा। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वर्क। अब ये जो यूटिलिटी टर्म है ये पूरे चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। यूटिलिटी यहाँ पे उसके बाद में आपको उसका बताया गया मतलब, लेकिन अभी के लिए क्या बताया? यूटिलिटी क्या है? एक बताया गया कि वो किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ वांट्स पे, कितनी इंटेंसिटी है वांट्स पे उस पे वो डिपेंड करती है। इन जनरल, जनरल भाषा में यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। देखो जनरल में यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन है, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक सेंस है उसके अंदर यूटिलिटी का मतलब क्या है? कि वांट को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, तो उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, वो पावर को जो कमोडिटी देती है, एक कमोडिटी से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल जाता है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। Each want is satiable. What do you mean by satiable? Satiable मतलब जिसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी उसको हर एक वांट क्या है? सेटिस्फाई हो सकती है। फिर आ रहे वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स कैसे? कॉम्पिटिटिव यानी एक दूसरे से compete करते हैं। They compete each other for satisfaction because resources are scarce in relation to wants. देखो वो एक दूसरे से compete करते हैं। ये compete करने का वर्ड कैसा है? Graded priorities। याद है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक दूसरे से compete कर रहे हैं ताकि कौन सी वांट सबसे पहले कंप्लीट हो, उस पे ये डिपेंड करता है। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री।
वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मैं इसकी जगह दूसरी वांट भी फुलफिल कर सकता हूं, ऐसे बोला है वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सम वांट्स कैन बी सैटिस्फाइड ओनली बाय यूजिंग मोर देन वन गुड और ग्रुप ऑफ गुड्स। कुछ कुछ ऐसी इच्छाएं होती है कि जो एक गुड से नहीं बहुत सारे गुड का कंजप्शन साथ में करने से भी फुलफिल हो सकती है। अ पर्टिकुलर वांट मे बी सेटिस्फाइड इन अल्टरनेटिव वेज। हर एक इच्छाओं को हम अलग अलग तरीके से भी फुलफिल कर सकते हैं यानी सेटिस्फाई हो सकते हैं। Wants are subjective and relative and hence utilitative is also subjective और relative concept। देखो wants कैसे होते हैं, subjective होते हैं या relative होते हैं। उसी हिसाब से utility जो है वो भी कैसी होती है, subjective होती है या तो relative concept होती है। Wants vary with time, place, person and hence utility। देखो wants vary यानी चेंज होती रहती है। किसके साथ चेंज होती रहती है, टाइम के साथ चेंज होगी, प्लेस के साथ चेंज होगी, पर्सन के साथ चेंज, मतलब हर एक पर्सन की अलग अलग इच्छा है। आप किधर दूसरी जगह पे गए यानी दूसरे प्लेस पे गए तो उधर आपकी इच्छा अलग है। जैसे अगर पेरिस घूमने गए तो आपकी इच्छा है कि मैं पेरिस की हर एक अलग अलग जगहों को घूमने जाऊंगा। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग इच्छाएं होती है। Some wants recur again whereas other do not recur again and again। कुछ ऐसी इच्छा होती है जो बार बार रिकर होती है, मतलब बार बार आपको करने की इच्छा होती है। बाकी कुछ कुछ ऐसी वॉन्ट्स होती है जिसको एक बार करने के बाद आपका मन भर जाता है कि अब मेरे को ये करना नहीं है। वॉन्ट्स में बिकम हैबिट्स एंड कस्टम्स। वॉन्ट्स कभी कभी क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है, कस्टम बन जाती है। अगर किसी को आदत बन गई हर रोज ड्राइंग करने की तो उसकी वो हैबिट बन गई। अब उसकी वो इच्छा है कि हर रोज मैं ड्राइंग करूंगा तो वो हैबिट बन गई। कस्टम रीति रिवाज तो आपको पता है कि वो तो सालों साल से चलते आ रहे हैं। वॉन्ट्स जो है वो अफेक्ट होते किससे, इनकम से, टेस्ट से, फैशन, एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम। देखो वॉन्ट्स किन किन चीजों से अफेक्ट होते हैं, मतलब किन किन चीजों से चेंज हो सकते हैं। इनकम का बेस्ट एग्जांपल, आपको कुछ महंगा कर लेना है लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है तो आपको वॉन्ट्स को चेंज करना पड़ेगा। फिर टेस्ट, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आपकी इच्छा है कि आपको कुछ और लेना है लेकिन आपके पास वो टेस्ट नहीं है, आपको कुछ और लेना, जैसे अभी चल रहा है क्रॉक्स का फैशन लेकिन आपका टेस्ट है मेरे को क्रॉक्स नहीं पसंद, नॉर्मल चप्पल पसंद है तो आप वो पहन सकते हो, टेस्ट आ गया। फैशन के हिसाब से चलना, स्नोब इफेक्ट नहीं, स्नोब इफेक्ट नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा, बैंड वैगन इफेक्ट। सब कर रहे तो मैं भी करूंगा, बैंड वैगन इफेक्ट। फिर आ रहा है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को देख के आपने अपनी इच्छा को चेंज किया, वो आ गया। फिर सोशल नॉर्म एंड कस्टम, आपको पता ही है कि उसमें चेंजेस आएंगे तो आप चेंज हो जाओगे, आपकी इच्छाएं चेंज हो जाएगी। Wants arise from multiple causes such as physical, psychological instincts, social obligation, individuals, economic and social pressure। ये आपने पहले भी आया था लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा करके बताइए। वॉन्ट्स जो होती है वो अलग अलग कॉजेज की वजह से अराइज होती है, मतलब उत्पादन होती है। कैसे, एक होती है फिजिकल इच्छा, फिर होती है साइकोलॉजिकल, फिर आते हैं आपके सोशल ऑब्लिगेशन, मतलब सोशल काम करने के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उसकी वजह से आपकी कोई वांट अराइज हो गई। फिर आ रहे इंडिविजुअल्स, इकोनॉमिक, हर एक इंसान की जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है कोई ज्यादा गरीब है, तो ये अपने इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हमारी जो वांट्स भी होती है वो भी चेंज होते रहते हैं। फिर आगे सोशल स्टेटस, अगर आपकी जो ये सोशल है उसका जो स्टेटस बहुत अलग है, मतलब बड़ा है स्टेटस, मतलब आप उस हिसाब से तो आप बोलोगे कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगा, अच्छी अच्छी गाड़ियों से जाऊंगा, तो वो अलग अलग चीजें हो जाती है। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिकल क्यों बोला, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन एक बंदे को अलग दे सकता है, दूसरे बंदे को अलग सेटिस्फेक्शन दे सकता है। तो यूटिलिटी क्या हो जाती है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बन जाती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस एंड हैज नो कंसर्न विद मोरल और एथिकल वैल्यूज। देखो वो किससे अलग है, यूजफुलनेस से अलग है। मतलब यूटिलिटी का मतलब ये नहीं कि कितना कॉमोडिटी, जैसे जो एक बिस्किट है वो कितना यूजफुल है, वो नहीं होता यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है एक कंज्यूमर उसको खाने के बाद उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो होती है यूटिलिटी। एंड हैज नो कंसर्न विद मोरल और एथिकल वैल्यू, उसको मोरल और एथिकल वैल्यू से कोई भी कंसर्न नहीं, मतलब कोई भी लेन देन नहीं है। The two important concepts of utility are total utility and marginal utility, which are useful in theories of consumer behavior। देखो दो हमें मेन कॉन्सेप्ट बताए गए, इसके अंदर एक आएगा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। देखो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल, जो मार्जिनल यूनिट यूटिलिटी है उसका सम, वो हो गया टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एक ज्यादा अपने प्रोडक्ट कंज्यूम किया तो आपको कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या कम सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि अगर आपको एक ज्यादा कंज्यूम करने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, या कम सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। देखो अब बताएंगे टीयू यानी क्या थी, टोटल यूटिलिटी refers to the sum total of utilities derived from the consumption of all the units of a commodity consumed by a consumer at a given time। देखो TU क्या रिफर करती है, सम ऑफ टोटल यूटिलिटी, मतलब कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिला है एक यूटिलिटी खाने का, वो टोटल
ठीक है, उसका टोटल। इन अदर वर्ड्स इट इज अ सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज अप टू यूनिट कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर। मतलब दूसरी भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं कि जितनी मार्जिनल यूटिलिटी है उसका टोटल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे उसका फॉर्मूला आपको दिया गया है, ठीक है। mu is the additional unit utility derived from the consumption of additional unit of the commodity। देखो इन्होंने क्या बोला कि एक यूनिट है, आपने एक और यूनिट कंज्यूम किया, यानी एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम किया है उससे आपकी यूटिलिटी कितनी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, वो हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, उसके दो फॉर्मूला है, एक है TUN माइनस 1, यानी पहले जो अपने यूनिट कंज्यूम किया उसमें से पिछले वाला, उससे पहले वाला जो यूनिट है उसको माइनस कर दो, यानी उसकी जो यूटिलिटी है उसको माइनस कर दो तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। और दूसरा क्या क्या देख रहे थे, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूनिट डिवाइड बाय चेंज इन नंबर, यानी चेंज इन यूनिट्स भी आप लिख सकते हो। अब देखो ये हमने पढ़ा कि नेचर कैसा था, बॉन्ड्स का नेचर कैसे था वो पढ़ा। अब आप पढ़ने जा रहे हो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड्स को कितने हिस्सों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक में बॉन्ड्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी। सबसे पहले है नेसेसरीज यानी जरूरियातमंद वाली, कंफर्ट जिससे आपको कंफर्ट मिले आरामदायक वाली, और एक होती है लग्जरी। ये 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आ रही है आपकी नेसेसरीज। नेसेसरीज आर दोज व्हिच आर एसेंशियल फॉर लिविंग। नेसेसरी वो चीजें होती है जो कि एसेंशियल है यानी जरूरी है जीने के लिए। नेसेसरीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू नेसेसरीज फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस। नेसेसरीज को भी 2 हिस्सों में सब डिवाइडेड यानी 2 हिस्सों में बांटे गए, एक जो जीने के लिए जरूरी है और एक एग्जिस्टेंस में रहने के लिए जरूरी है। नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसिटी। एफिशिएंसी यानी अच्छे से कुछ काम करना, ठीक है। नेसेसरी जो हमें अच्छे से काम करने के लिए जरूरी है वो हो गई, और कन्वेंशनल यानी पहले जरूरी नहीं थी, मतलब पहले हमें उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन अब वो हमारी जरूरियत बन चुके हैं, वो सारी नेसेसरीज, ठीक है। नेसेसरीज फॉर लाइफ आर थिंग्स necessary to meet the minimum psychological needs for the maintenance of life such as minimum amount of food, clothing and shelter। जो नेसेसरी ऑफ लाइफ होती है वो क्या होगी, कुछ मिनिमम साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, जैसे कि हमें कुछ खाना चाहिए, जीने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए, शेल्टर चाहिए। Man requires something more than the necessities of life to maintain longevity। देखो ये जरूरी तो है जीने के लिए लेकिन longevity यानी लंबे जीने के लिए, ठीक है। एनर्जी और एफिशिएंसी ऑफ वर्क सच एज, देखो हमें अगर लंबा जीना है, हमारी एफिशिएंसी काम करने की जो एफिशिएंसी है उसको अच्छा रखना है, एनर्जी हमारे अंदर अच्छी हो, तो हमें सिर्फ ये थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं चाहिए नेसेसिटी, उसमें भी कुछ ज्यादा चीजें चाहिए। कौन सी ज्यादा चीजें चाहिए, नरिशिंग फूड चाहिए हमें ज्यादा, एडिक्वेट क्लोथिंग, एडिक्वेट यानी बराबर अच्छे कपड़े चाहिए थोड़े, क्लीन वाटर अच्छा पानी पीना चाहिए, कंफर्टेबल ड्वेलिंग, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, रिक्रिएशन एक्सेट्रा। दिस आर नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी। ये सारे हमें अच्छी काम करने के लिए जरूरियात होते हैं। कन्वेंशनल नेसेसरीज arise due to pressure or habit or due to compelling social customs and convention। They are not necessary either for existence or for efficiency। देखो वो पहले जरूरी नहीं थे लेकिन अब जरूरी है, तो उन्होंने क्या बोला कि वो नेसेसरी इतने नहीं लगते हमारी एग्जिस्टेंस और हमारी एफिशिएंसी के लिए। ये देखो ये हमारा जो था वो नेसेसरी वाला पॉइंट कवर हो गया। अब आ रहे हैं हम लोग कंफर्ट्स पे। कंफर्ट्स क्या होते हैं, देखो कंफर्ट से हमें पता ही चल जाए कि आराम, कंफर्ट का मतलब ही क्या होता है, आराम। तो while necessaries make life possible, comforts जो कंफर्ट वाली चीजें होती है वो हमें क्या करती है, कंफर्टेबल बनाती है हमारे जीवन को और सेटिस्फाइंग बनाती है। कंफर्ट्स आर लेस अर्जेंट देन नेसेसरी, वो उससे कम अर्जेंट होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है, चाहिए लेकिन अभी के अभी नहीं चाहिए, लेस अर्जेंट है। टेस्टी एंड होलसम फूड, अच्छा टेस्टी एकदम प्यारा प्यारा खाना चाहिए। गुड हाउस अच्छा घर चाहिए। क्लोथ्स दैट सूट डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग अच्छे कपड़े होने चाहिए। ऑडियो विजुअल एंड लेबर सेविंग इक्विपमेंट, लेबर सेविंग इक्विपमेंट आपको पता है कि जिससे हमें काम कम करना पड़े वो सारी इक्विपमेंट एक्सेट्रा मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल। इससे आपकी जिंदगी कैसे हो सकती है, आरामदायक कंफर्टेबल हो सकती है। लग्जरीज पे आते हैं। लग्जरीज आर दोस बॉन्ड्स व्हिच आर सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या है, अननेसेसरी। वर्ड बहुत अच्छा है सुपरफ्लुअस, लेकिन इसका मतलब क्या बनता है, अननेसेसरी यानी जरूरी नहीं है, अननेसेसरी है और एक्सपेंसिव है। दे आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग, ये जीने के लिए जरूरी नहीं है। आइटम सच एज एक्सपेंसिव क्लोथिंग, बहुत महंगे महंगे कपड़े, एक्सक्लूसिव विंटेज कार, पुरानी एकदम महंगी महंगी कारें, क्लासी फर्नीचर एंड गुड्स यूज्ड फॉर वैनिटी एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। द अबव कैटेगराइजेशन इज नॉट रिजिड,
रिजिड नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि पक्का यही होगा। एज अ थिंग विच इज अ कंफर्ट और लग्जरी फॉर वन पर्सन और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम में बिकम नेसेसिटी फॉर अनदर पर्सन और एट अनदर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो इन्होंने क्या बोला, वो रिजिड नहीं है। रिजिड क्यों नहीं है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, चेंज होता है। हर एक पर्सन के लिए जो नेसेसिटी है वो किसी और के लिए कंफर्ट है, किसी और के लिए वो लग्जरी है, तो किसी और के लिए वो कुछ काम का ही नहीं है, ठीक है। तो हर एक पर्सन के लिए वो चीज क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है, वो सेम नहीं रहेगी। As all of us are aware, the things which were considered luxuries in the past have become comforts and necessary today. देखो पहले के टाइम पे एसी, टीवी, फ्रिज, इन सबको हम क्या मानते थे, लग्जरी, महंगी चीजें मानते थे, लेकिन अब वो जीने के लिए नेसेसिटी हो गई, कंफर्ट बन चुकी है हमारे लिए। तो यही बोल रहे हैं लोग। अब आ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कुछ चीज है, क्या कुछ कॉमन है। तो आपको एक डायग्राम बताया गया, देखो सबसे पहले 0 यूनिट्स थी, तो टोटल यूटिलिटी भी 0 थी, मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 थी। अब 1 यूनिट जब कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी भी 10 हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी देखो, यानी सबसे पहले जब यूनिट कंज्यूम करोगे तो ये दोनों कैसी हो जाती है, सेम हो जाएगी, ठीक। पहली यूनिट पे क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम होगी। अब देखो दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 18 हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गई। अब देखो टोटल यूटिलिटी कैसे है पता चला, इन दोनों को प्लस कर दिया, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट से जितनी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी उनको प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। फिर आ रहा है तीसरा खाया तो अब 23 5, चौथा खाया 25 2। अब देखो इसमें टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है, टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है, लेकिन वो कैसे बढ़ रही है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, देखो बढ़ तो रही है लेकिन उसका रेट जो है इंक्रीज होने का वो कम होता जा रहा है। इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट यानी वो बढ़ रही है लेकिन उसका जो रेट है इंक्रीज होने का वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे गिनो, पहले जब यूटिलिटी थी तब 10 टोटल यूटिलिटी थी, फिर कितनी हो गई 8 यानी +8 हुआ, फिर उसके बाद कितना हुआ 23 यानी +5, अब 2 हुआ। देखो बढ़ तो रही है लेकिन वो कैसे बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है, उसकी रेट जो है इंक्रीज होने की वो भी कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और वो जब जब इंक्रीज हो रही है तब तक हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है लेकिन पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रही है लेकिन कैसी है, पॉजिटिव है। अब देखो 5 यूनिट कंज्यूम किए तब हमारी टोटल यूटिलिटी 25 थी, मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी, यानी जब सबसे मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी होगी, मैक्सिमम, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होगी, 0 होगी। जब मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी होगी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होगी, 0 होगी। और 6 यूनिट कंज्यूम किया तब 23 हो गए और -2, यानी जब टोटल यूटिलिटी गिरती है, माइनस होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कैसी हो जाती है, माइनस हो जाएगी। देखो ये मैंने खाली डायग्राम से आपको समझाया है, इसके अंदर आपको नीचे दिया गया है बोथ टीयू एंड एमयू आर इंटररिलेटेड, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर्मूला आपने देखा था, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और एमयू क्या होता है, टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। एट फर्स्ट यूनिट टीयू इज इक्वल टू एमयू, बताएगा कि पहली यूनिट पे 10 उसको टोटल यूटिलिटी भी मिलती है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 मिलती है। इनिशियली व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग, वो बढ़ तो रही है लेकिन उसका जो इंक्रीज होने का रेट है वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है। बढ़ रही है लेकिन उसका जो इंक्रीज होने का रेट है वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट का मतलब ये होता है। एमयू इज डिक्रीजिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव, तब क्या हो रहा है, एमयू डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन वो कैसा है, अभी भी पॉजिटिव है। व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, टीयू जब मैक्सिमम है, एकदम मैक्स पॉइंट पे, तब क्या होगा, एमयू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमयू 0 हो जाएगा। व्हेन टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जब टीयू यानी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगा तब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कैसी बन जाएगी, नेगेटिव। हमने 6 यूनिट में देखा था, जैसे वो 25 से 23 यानी डिक्रीज हुआ, कम हुआ, तब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो -2 डिक्रीज हो गई। अब आता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन एन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट व्हाइल टोटल वांट्स ऑफ अ पर्सन आर वर्चुअली अनलिमिटेड, ईच सिंगल वांट इज सेटेबल। सेटेबल का मतलब क्या होता है कि हर एक वांट क्या है, कैपेबल है सेटिस्फाई करने के लिए। सिंस ईच वांट इज सेटेबल, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, द इंटेंसिटी ऑफ हिज वांट गुड गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड एट अ पॉइंट इट इज रीच्ड वेयर द कंज्यूमर नो लॉन्गर वांट्स इट। देखो इधर इन्होंने क्या बोला गया कि हर एक इच्छा जो है वो सेटेबल है, यानी उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, लेकिन जैसे हम उसे कंज्यूम करते हैं वैसे वो इच्छा कैसे होती है, डिक्रीज होना चालू हो जाती है, यानी कम होना चालू हो जाएगी। यानी जैसे आपने 1 यूनिट, आपने ऊपर भी देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी पहला जब कंज्यूम किया तब 10 थी, फिर 8 हुई, फिर 5 हुई, फिर 2 हुई, वो कैसी हो रही है, डिक्रीज होती है। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा
कम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बार कंज्यूम कर लिया तो आपकी इच्छा पूरी हो गई। अब दूसरी बार लगातार कंज्यूम करना चालू कर दोगे तो आपकी इच्छा कैसे होती जाएगी, कम होती जाएगी, सेटिस्फेक्शन कैसा होता, कम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड इट सेज दैट अ कंज्यूमर टेक्स मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, जब कंज्यूमर बहुत ज्यादा यूनिट लेता है एक गुड के, द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन दैट डिराइव्स फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड गोज ऑन फॉलिंग। देखो इन्होंने क्या बोला कि जब वो ज्यादा यूनिट ऑफ गुड्स को कंज्यूम करता है, ठीक है, ज्यादा यूनिट ऑफ गुड्स को जब वो कंज्यूम कर रहा है यानी खा रहा है यानी कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी हो जाए, तो उसके कारण से उसकी वजह से जितना भी हमें यूटिलिटी उससे मिली है, सेटिस्फेक्शन उससे मिला है, वो कैसी होगी, कम होती जाएगी, गोज ऑन फॉलिंग लिखा गया है। ठीक है, वो कम होती जाएगी। इट इज टू बी नोटेड दैट इट इज द मार्जिनल यूटिलिटी एंड नॉट द टोटल यूटिलिटी व्हिच डिक्लाइंस विद द इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ गुड। देखो इन्होंने क्या बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होती, क्योंकि वो तो उसका सम है, भले डिक्रीज हो रहा है लेकिन वो इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज कैसे होगा, डिक्रीजिंग रेट से होगा। ठीक है, इंक्रीज कैसे होगा, वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे बताया गया कि जब सबसे पहले एक कप पिया गया हो, ठीक है, तब टोटल यूटिलिटी भी 10 थी, मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा थे, वो दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। ठीक है, फिर जब दो टी के कप पिए गए, टोटल यूटिलिटी 50 हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी 20 हो गई, देखो डिक्रीज हुआ, -10 हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर 3 जब कप पिए तब 65 थी, 15 की मार्जिनल यूटिलिटी, डिक्रीज होना चालू है, जैसे जैसे वो ज्यादा कप ले रहे हैं वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी जो है हमारी वो क्या हो रही है, बढ़ तो रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, अब आपको ये बताया गया है, let us illustrate the law with the help of an example. Consider a table in which we have presented the total utility, marginal utility derived by a person from cups of tea consumed per day. When 1 cup of tea is taken per day, the total utility derived by the consumption is 30 utils. Utils क्यों है, util यानी unit of जो है utility, यूटिलिटी की यूनिट को हम क्या बोलेंगे, यूटिल्स बोलेंगे। जैसे हमारी यूनिट अलग अलग चीज की अलग अलग यूनिट होती है, जैसे हम किलोमीटर पर आवर बोल दे, ठीक है, टाइम पर सेकंड, अलग अलग चीजें अलग अलग यूनिट होती है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज आल्सो 30 यूटिल्स विद द कंजम्पशन ऑफ सेकंड कप पर डे, द टोटल यूटिलिटी राइजेस टू 50, बढ़ी 30 से 50 होगी, राइजेस होगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, वो गिर गई, 20 पे आ गई। However, when the cups of tea consumed per day increases to 11, जब वो 11 कप हो गए, then instead of giving positive marginal utility, the 11th cup gives negative। अब देखो, अब ज्यादा एक एक चीज खाते जाओगे तो आपको क्या हो जाएगी, उल्टी आना चालू हो जाएगी, यानी वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, डिसैटिस्फेक्शन, यानी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा आपको, उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है आपको, इसलिए वो कैसे होगी, नेगेटिव हो गई, बिकॉज इट मे कॉजिंग सिकनेस, देखो वो बीमार हो सकता है। The law of decision of marginality is applicable only under certain assumption, हमें पास कुछ assume करना होगा तब जाके वो क्या होगा, अप्लाई होगा। The different units consumed should be identical यानी सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं आपने पहले चाय फिर कॉफी फिर चाय फिर कॉफी, ऐसा नहीं, सेम होने चाहिए, ठीक है, आइडेंटिकल होने चाहिए। The habit, taste, treatment and income of the consumer also remains same, जो हैबिट है, जो उसका टेस्ट है, जो उसकी ट्रीटमेंट है, जो उसकी इनकम है, जो कंज्यूमर की ये सारी चीजें वो कैसी रहनी चाहिए, अनचेंज रहनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ बदलाव आएगा नहीं। द डिफरेंट जो अलग अलग यूनिट्स है, डिफरेंट यूनिट कंज्यूम शुड कंसिस्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट से वो होना चाहिए। ठीक है, इफ अ थर्स्टी मैन इज गिवन वाटर बाय सक्सेसिव स्पून, देखो उसे हमने क्या किया, एक बहुत प्यासा आदमी है उसको हम चम्मच से पानी पिला रहे हैं, चम्मच से पानी पिलाएंगे तो क्या होगा, तो यूटिलिटी ऑफ सेकंड स्पूनफुल में कंसीवेबली बी ग्रेटर देन द यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट। देखो अगर आप चम्मच से उसे पानी पिलाओगे तो उसको पहली जो पिएगी वो तो खाली यहाँ पे जो उसको प्यास है उसको आएगी, लेकिन उसके बाद जब दूसरा पिएगा तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो स्पून में नहीं होने चाहिए, हम पानी को इसमें बोलते हैं ग्लास में मानते हैं कि एक ग्लास पानी पिया तो दूसरे में फिर तीसरा, वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम किसी में भी रैंडमली माप लेंगे, नहीं, एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, उसमें ही उसको हम मापेंगे। There should be no time gap or interval between the consumption of one unit and another unit. There should be continuous consumption. यानी इन्होंने क्या बोला, कुछ गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने 1 बजे चाय पी फिर उसके बाद मैं 4 बजे चाय पी रहा हूँ, नहीं, इतना गैप नहीं होना चाहिए, हमें कंटिन्यूस, एक चाय पी फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसे कंटिन्यूअस, बार लगातार ऐसे आएगा। The law may not apply to articles like gold, cash, where a greater quantity may increase the lust for it. देखो अब आपको पता है कि अगर आपको गोल्ड मिल रहा है, कैश मिल रहा है, अगर ऐसी चीजें मिलेगी तो जितना ज्यादा मिलेगा आपको उतनी इच्छा उसके लिए
ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, तो इस पे वो अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्शन है, ये सबसे क्या है, एक्सेप्शन। The shape of the utility curve may be affected by the presence or absence of articles which are substituted or complement। जो ये यूटिलिटी कर्व है वो हम आगे पढ़ेंगे। यूटिलिटी कर्व जो है वो अफेक्ट होती है, अफेक्ट किससे होगी, प्रेजेंस या एब्सेंस, किसके एब्सेंस के, आर्टिकल्स ऑफ जो सब्स्टिट्यूट है और कॉम्प्लीमेंट्री है उसके प्रेजेंस या एब्सेंस से भी उस पर अफेक्ट आता है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आ रहा है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, देखो ऊपर ऊपर से समझाओ कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। तो देखो एक कंज्यूमर जो होता है अगर कुछ सामान लेने जाते हैं तो वो सोच के जाता है कि मैं इसके लिए 800 रुपए देने को तैयार हूं। देखो एक कंज्यूमर है, ठीक है, क्या है कंज्यूमर, वो सोच के जाता है कि मैं इसको 800 रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो बाहर उसको कितने में मिल गया, 400 में। ठीक है, वो देने को कितना रेडी था, 800, उसको मिला कितने में, 400। तो अब उसका जो ये 400 रुपए का प्रॉफिट है उसे हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। मतलब वो देने को रेडी तो 800 था, लेकिन वो कितने में मार्केट में, 400 रुपए में, तो उसको ये जो 400 रुपए बचे हैं, ठीक है, वो कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, वही हम पढ़ रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज प्रोपाउंडेड यानी बताया गया था, किसने बताया था, अल्फ्रेड मार्शल ने। एमसीक्यूज में आ सकता है। Consumer surplus is a measure of welfare that people gain from consuming goods and services। Consumer surplus क्या होता है, एक measure of welfare है जो कि लोगों को मिलता है कंजप्शन करने के गुड्स या सर्विस को। It measures the benefits buyers receive from participating in the market। उनको बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट मैंने अभी बताया क्या, एक कंज्यूमर है जो 800 रुपए देने को रेडी है, ठीक है, अब उसको वो मार्केट में कितने मिला, 400 रुपए में, तो उसको जो 400 रुपए का ये सरप्लस है, जो उसको ज्यादा पैसे उसके पास पड़े वो दूसरे डिमांड भी कर सकता है, उसके लिए एक बेनिफिट है। वो ऐसा बजट अपना बना के गया था कि 800 रुपए देने को रेडी हो, लेकिन अब 400 रुपए का ही है, तो उसके पास जो 400 रुपए बचे वो कंज्यूमर सरप्लस गिना जाता है, उसको बेनिफिट मिला वो 400 रुपए का। दिस कंसेप्ट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस नॉट ओनली इन इकोनॉमिक थ्योरी बट आल्सो इन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड इन डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस फर्म। ये कॉन्सेप्ट जो है एक इंपॉर्टेंट प्लेस लेता है ना कि इकोनॉमिक थियरी में, साथ ही साथ जो हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उसमें भी। The demand for a commodity depends on the utility of that commodity to a consumer। देखो डिमांड जो है एक कमोडिटी की वो अलग अलग पर्सन पे अलग अलग रहती है, क्योंकि उसको अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलती है। If a consumer gets more utility from a commodity, he would be willing to pay a higher price and vice versa। देखो अगर एक पर्सन को एक कमोडिटी से ज्यादा यूटिलिटी यानी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उसके लिए वो ज्यादा पैसे देने को तैयार है, लेकिन अगर उसको कम यानी उसकी यूटिलिटी जो है वो अगर कम है तो उसके सामने वो पैसे भी कैसे देने चाहेगा, कम देना चाहेगा। ठीक है, द विलिंगनेस टू पे ऑफ ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर बेस्ड ऑन हिज यूटिलिटी डिटरमाइंस द डिमांड कर्व। जो विलिंगनेस टू पे है, हमने ऊपर डिमांड में भी पढ़ा था कि हर एक कंज्यूमर की अलग अलग इच्छा होती है पैसे देने की, तो उसकी क्या वो इच्छा है पैसे देने की। द विलिंगनेस टू पे जो अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग होती है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन भी अलग अलग पर्सन की अलग अलग होती है। बहुत अलग अलग हो गया आज। When price is less, जब प्राइस कम होती है या इक्वल टू द विलिंगनेस टू पे, द पोटेंशियल कंज्यूमर परचेसेस द गुड। जब प्राइस क्या होगी, देखो अगर 800 रुपए का मैं बजट लेके गया था एक सामान खरीदने का, अगर वही सामान मेरे को अगर 2000 का मिल रहा होता, 2000 तो बहुत ज्यादा हो गया, अगर मान लेते 1000 का भी मिल रहा होता तो भी मैं सोचता कि यार नहीं लेना, क्योंकि ये मेरी जो बजट है उससे ज्यादा का है। ठीक है, मैं 800 का सोच के अब मार्केट में उससे ज्यादा का भाव है, तो मैं क्या सोचूंगा कि नहीं लेना। यानी अगर मेरे को 800 रुपए में मिलता है या 800 से कम में मिलता तो ही मैं परचेस करता। तो वो बोला गया कि क्या होगा, द पोटेंशियल कंज्यूमर परचेसेस द गुड, कब परचेस करें, जब प्राइस कम होगी या तो इक्वल होगी उसकी विलिंगनेस टू पे के लिए। It is common knowledge that consumers generally are ready to pay more for certain goods than what they actually pay for them। देखो ये थोड़ा कॉमन नॉलेज है कि कुछ कुछ सामान के लिए वो ज्यादा पैसे देने को भी रेडी होते हैं। The extra satisfaction which consumers get from their purchase of good is referred to as consumer surplus by Alfred Marshall। Consumer surplus is defined as the difference between the total amount that consumers are willing and able to pay for a good or service indicated by the demand curve and the total amount that they actually pay, i.e. the market rates। मैंने ऊपर ही आपको ये समझा दिया था टॉपिक कि एक कंज्यूमर कितना पैसा देना चाहता है और उसके सामने मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो बचेगा पैसा यानी जो बचा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर सरप्लस बोलेंगे। मार्शल defined the concept of consumer surplus as the excess of the price which a consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that which he actually does pay is called consumer surplus। देखो एक्सेस यानी ज्यादा पैसा जो कंज्यूमर विलिंग है देने को, उसके सामने जो सामान है वो मार्केट प्लेस से कम है, मतलब मार्केट प्राइस में उसकी वैल्यू कम है, तो वो जो पैसे बचे
वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। द कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। मैंने बोला था कि 800 रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन मार्केट में मेरे को कितने का मिला, 400 का, तो 400 रुपए जो बचे वो क्या हो गया, मेरा कंज्यूमर सरप्लस हो गया, ठीक है। The concept of consumer surplus is derived from the law of diminishing marginal utility. ये भी diminishing marginal utility से आया है। As we know, according to the law of diminishing marginal utility, the more of a thing we have, the lesser the marginal utility it has. In other words, as we purchase more of a good, its marginal utility goes on diminishing. ये हमने पढ़ लिया था कि marginal utility एक सामान की जो है वो जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना वो गिरती जाएगी, कम होती जाएगी। The consumer is in equilibrium when the marginal utility of a good is equal to its price. He purchases that many number of units of a good at which marginal utility is equal to price. It is assumed that perfect competition prevails in the market. Prevails यानी वो बच जाते हैं मार्केट में, इसमें ऐसा होता नहीं है, ठीक है। Since the price is the same for all units of a good he purchases, he gets extra utility for all units consumed by him except for the one at the margin. The extra utility or extra surplus for the consumer is called consumer surplus. जो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन उस सामान से मिला है वो उसके लिए क्या बन जाता है, सरप्लस बन जाता है। कंसिडर, आपको एग्जांपल दिया गया, देखो एक सामान है उसकी प्राइस हमने अज्यूम की गई है 20 रुपए, ठीक है, प्राइस 20 है, तो अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए 30 थी, ठीक है, प्राइस 20 थी, तो कंज्यूमर सरप्लस उसके लिए कितना हो गया, 10, यानी उसको 30 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 20 रुपए वो प्राइस दे रहा है, 10 रुपए उसकी क्या हो गई, कंज्यूमर सरप्लस हो गई। वर्थ इन रुपीज, देखो मार्जिनल यूटिलिटी वर्थ इन रुपीज लिखा गया है। अब 28 रुपए दूसरी यूनिट जब वो कंज्यूम कर रहे हैं तब वो कितना बिलिंग है देने को, 28 रुपए, लेकिन प्राइस तो 20 ही है, उसमें तो कोई चीज नहीं है, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब वो 26, जैसे जैसे हमारे सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा उतनी उतनी हमारी जो प्राइस देने को हम जो बिलिंग है वो भी कम होती जाएगी। अगर आप देखो एक ही चीज है, ठीक है, आप एक ही चीज को बार बार कंज्यूम करोगे तो आपकी इच्छा उसके लिए कम होती जाएगी और प्राइस भी देने को लोग इच्छुक नहीं होते हैं, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। We see above from the table that consumer consumption increases from 1 to 2 units. His marginal utility from 30 to 20. His marginal utility goes on diminishing as he increases consumption for good X. Since marginal utility for a unit of good indicates the price the consumer is willing to pay for that unit, and since market price is assumed to be at ₹20, the consumer enjoys a surplus on every unit of purchase till the 6th unit. Thus, when the consumer is purchasing 1 unit of X, the marginal is worth 30 and price fixed is 20. Thus, he is deriving a surplus of 10. देखो हमें ऊपर जो बताया गया था इन्होंने बहुत लिख के बताया है कि देखो मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस में बताई गई, जब वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी से उसको 30 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, उसके सामने वो 20 रुपए दे रहा था, तो उसको कितने का सरप्लस हो रहा था, 10 रुपए का सरप्लस हो रहा था। लेकिन वो जैसे जैसे उसको कंज्यूम कर रहा है वैसे वैसे उसका सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, तो वो प्राइस विलिंग भी जो है वो भी कम होता जा रहा है, तो उसका सरप्लस भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। देखो भाई आपको यहाँ पे बताया, सिमिलरली व्हेन ही परचेसेस 2 units of X, he enjoys a surplus of 8. This continues and he enjoys surplus equal to 6, 4 respectively from 3rd, 4th and 5th unit. When he buys 6 units, he is in equilibrium because his marginal utility is equal to the market price, or he is willing to pay a sum equal to the actual price, actual market price, and therefore he enjoys no surplus. देखो जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो इक्वल हो जाती है आपकी मार्केट प्राइस के साथ, तब आपका जो सरप्लस हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आप आके खड़े रह जाएंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है आपको पता है, जब 2 पॉइंट एक साथ मिलते हैं उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, एक साथ मिल गए, दोनों की प्राइस कैसे होगी, जीरो हो गई, तो ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट गिना जाता है। Thus, given the price of ₹20 per unit, the total surplus with the consumer get is worth 10 plus 8 plus ऐसे करोगे तो 30 उसे मिला है। The concept of consumer service is closely related to the demand curve for a product. The demand curve reflects buyer's willingness to pay. We can also use it to measure consumer surplus. हम उसकी मदद से consumer surplus भी जान सकते हैं। As we know, the height of the demand curve measures the value buyers place on the good as measured by their willingness to pay for it. We have already seen above that the difference between the willingness to pay and the market price of each buyer consumer surplus. The difference between his willingness to pay and the price what he actually pays is the net gain to the consumer, the individual consumer सरप्लस। ठीक है, आपको ये पूरा समझाया गया है, उससे अच्छा आप सीधा आ जाओ दूसरे पेज में, आपका जो ये डायग्राम है उधर, ठीक है, डायग्राम में आ जाओ, उधर आप देखोगे, देखो इधर क्या बोलोगे, प्राइस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, हमारा जो वाई है वो क्या है, प्राइस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, और एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ कमोडिटी। अब देखो एक टाइम पे वो जितनी प्राइस दे रहा है, ठीक है, एक डिमांड कर्व समझो, साइड में दिखाते हैं, ठीक है, एक डिमांड कर्व आपने बनाई, ठीक है,
डिमांड कर्व बनाई। अब देखो वो एक क्वांटिटी खरीदने को रेडी है, ठीक है, एक क्वांटिटी वो खरीदने को रेडी है और उसके सामने वो इतनी प्राइस दे रहा है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का सामान बचा, मतलब वो जितना वो पैसा ऊपर देने को रेडी था उस प्राइस पे वो देने को रेडी था, तो वो जो ऊपर का जो ये सामान बच रहा है, मतलब ऊपर का जो वो पैसा बच रहा है वो सरप्लस है, ठीक है। वो डायग्राम के तौर पे आपको बताया गया, मतलब एक बार वापस से समझो। एक डिमांड कर्व बने, ठीक है, डिमांड कर्व में आपको पता है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डिमांड और उसकी प्राइस होती है, ठीक है। डिमांड कर्व में एक यहाँ आप डिमांड कर्व बनाते हो तो यहाँ पे आप क्या रखते हो, प्राइस रखते हो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पे डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अगर आप 5 की डिमांड कर रहे हो तो आप उस लाइन पे जाओगे, 5 की डिमांड पे इतनी प्राइस है, ठीक है। तो आपने वो भी कट बनाया, एक डिमांड कर्व पे वो कट बनाया। तो अब जो प्राइस में ऊपर का जो सामान बच रहा है, मतलब ऊपर का जो पोर्शन बच रहा है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस है, सीधी बात, ठीक है। समझ गए आप क्या हुआ, वो डायग्राम से आपको कैसे पता चलेगा वो भी समझ गए, कंज्यूमर सरप्लस क्या हो रहा है, ठीक है। आपने एक डिमांड कर्व बने, ठीक है। देखो एग्जांपल के तौर पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, एक हम शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल नहीं बनाते, डिमांड बना देते हैं नॉर्मल से, ठीक है, शेड्यूल नहीं बनाना है, एक डिमांड बने, ठीक है। ये डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स है और ये होगी उसकी प्राइस। अब देखो प्राइस 1 2 3 4 5 6, डिमांड 10 20 30 40 50 60, ठीक है। अब हमने एक डिमांड कर्व बनाई, ठीक है, एक अच्छी खासी डिमांड कर्व बनाई 6 से 60 तक, 50 तक की बनी, ठीक है, 50 तक के रखते हैं। अब मैं रेडी हूं 3, कितने प्राइस 3 देने के लिए 30 यूनिट के लिए। अब पता नहीं कौन सा सामान है, सोच लेंगे हम बाद में, लेकिन मैं 3 रुपए प्राइस देने को रेडी हूँ 30 यूनिट के लिए, ठीक है। देने को रेडी नहीं हूँ, मार्केट में ये प्राइस है, क्या है, मार्केट में ये प्राइस, यानी मैंने 3 यूनिट दी, कितनी क्वांटिटी के लिए, 30 के लिए। देखो ये मैंने प्राइस बने। अब जो ऊपर की मैं 4 5 6 जो रुपए बचे, जो मैं देने को रेडी था, ये जो सारे पैसे बचे ये मेरा सरप्लस है, समझे। ये क्या बना, आप डायग्राम में बनाओगे, खुद से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक आप डिमांड कर बनाए, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, आप जो है 6 रुपए तक देने को रेडी हो, उसमें से आप सिर्फ 3 रुपए दे रहे हो, ठीक है, और उसके सामने आप 30 क्वांटिटी खरीद रहे हो, तो बाकी के जो प्राइस है 4 5 6 रुपए यानी 3 रुपए जो आपके बचे वो क्या हो गया, आपका सरप्लस हो गया, ठीक है। तो आप डिमांड कर की मदद से कैसे सरप्लस ढूंढ सकते हो वो ये टॉपिक में था, वही आपको बताया गया है, नथिंग मोर। अब आता है आपका नीचे वाला टॉपिक, देखो ये वाला टॉपिक थोड़ा अच्छा है। इसमें क्या हुआ, दूसरा जो डायग्राम है नीचे, उसमें क्या हुआ, प्राइस जो थी P1, ठीक है, P1 से जो प्राइस थी वो इंक्रीज होके P हो गई, ठीक है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई। अब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो डायग्राम था, जो हमारा ट्रायंगल था, वो थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया नहीं, कम हो गया, क्योंकि प्राइस P1 से P पे गई है, इंक्रीज हो गई, ठीक है, हमारी प्राइस जो है इंक्रीज हो गई, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, प्राइस जो है P1 से वो P पे चली गई, यानी इंक्रीज हो गई। जब प्राइस इंक्रीज हुई तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस भी कम हो जाएगा। समझो एक कमोडिटी जो 10 रुपए की मिल रही थी, आप 20 रुपए देने को रेडी थे, ठीक है, 20 रुपए देने को रेडी थे, तो आपका सरप्लस कितने का था, 10 रुपए का, लेकिन अब उसकी प्राइस क्या होगी, 15 होगी, तो आपका सरप्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सीधी बात है। प्राइस 1 से अगर प्राइस बढ़ी, इंक्रीज हुई, प्राइस में राइज हुआ, तो आपका सरप्लस भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही आपको इस डायग्राम से बताया, चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इसमें फॉल था, हमने क्या लिया है, इंक्रीज से समझा। अगर फॉल हो रहा है तो आपका सरप्लस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 15 रुपए से अगर 10 रुपए प्राइस होगी तो आपका सरप्लस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। अब ये पीछे का थोड़ा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं। The increase in consumer surplus of existing buyers who were earlier paying price P, the rectangle marked B। देखो इन्होंने क्या बताया कि ऊपर देखो वो टॉपिक है, हम वो देखते देखते पढ़ेंगे। इंक्रीज हुआ है कंज्यूमर के सरप्लस में फॉर एग्जिस्टिंग बायर, जो कि क्या कर रहे थे, अर्लियर पेइंग कर रहे थे प्राइस P, जो P रुपए प्राइस पे कर रहे थे, अगर प्राइस रिडक्शन हुआ, कम हुआ, तो उनको जो B का जो रेक्टेंगल है वो भी उनको क्या मिलेगा, ज्यादा, मतलब उतना पैसा उनको ज्यादा मिलेगा, वो लिखा है इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस फॉर एग्जिस्टिंग बायर हु वर अर्लियर पेइंग प्राइस P, वो P दे रहे थे, देखो ए के नीचे जो P है वो उतनी प्राइस दे रहे थे, अब प्राइस कम हो गई, P1 पे आ गए, तो उसको वो ज्यादा पोर्शन का सरप्लस मिलेगा। अब देखो B में क्या बोला जाता है, कंज्यूमर सरप्लस नाउ अवेलेबल टू द न्यू बायर्स हु स्टार्टेड बाइंग द कमोडिटी ड्यू टू लोअर प्राइसेस, द ट्रायंगल C, जिन्होंने कम, देखो इन्होंने क्या बोला, जो कंज्यूमर सरप्लस नाउ अवेलेबल टू द न्यू बायर्स, जो नए बायर है उनको कंज्यूमर सरप्लस जो अभी अभी जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया बाय करने के लिए लोअर प्राइसेस के कारण, तो उनका कितना हो जाएगा, द ट्रायंगल C,
देखो वो ट्राइंगल सी क्यों है, देखो वो एक नया डिमांड कर बन गया उनके लिए, देखो ट्राइंगल बन गया अलग से उनके लिए, दिखा, तो वो इसलिए जो नए बायर्स है उनके लिए वो सरप्लस बन जाता है, बाकी एग्जिस्टिंग के लिए तो वही वाला जो टॉपिक था वही रहेगा। डन। अब आ रहा है हमारा टॉपिक एप्लीकेशन, इनका अप्लाई कहां पे होता है वो पढ़ना है, ठीक। कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ द वेलफेयर दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स। सीधी सी बात है कि मेरे को कितना अच्छा लगा, मतलब देखो अगर कोई कॉमोडिटी है, मैं 20 रुपए देने को रेडी हूँ, 10 रुपए मिल रहा है, तो मेरे को अच्छा लगे कि यार मार्केट में तो सस्ता है, तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा परचेस करने की इच्छा होगी मेरे अंदर कहीं ना कहीं पे, तो ये अपने वेलफेयर के लिए अच्छा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस फर्म टू रिफ्लेक्ट ऑन अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंजॉयड बाय द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ देयर कंज्यूमर, बिकॉज कंज्यूमर हु परसीव दैट सरप्लस आर मोर लाइकली टू रिपीट देयर परचेस। देखो मैंने सीधी बात की कि देखो 20 रुपए देने को रेडी था, 10 रुपए में मिल रहा है, तो 10 रुपए मेरे पास बचे, तो मैंने क्या बोला कि मेरी इच्छा होगी कि मैं आगे जाके इसको और परचेस करूं, तो वही सीधी सी बात इसमें लिखी गई है। Understanding the nature and extent of surplus can help business manager make better decision about starting pricing. If a business can identify group of consumer with different elasticity of demand within their market and market segments which are willing and able to pay higher prices for the same product, the firm can profitably use price discrimination. देखो इन्होंने क्या बोला कि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल, हमने बोला है कि लोग अलग अलग तरह, पुअर हो गया, मिडिल क्लास हो गया, रिच हो गया, उसमें भी रिच में भी अलग अलग हो जाते हैं, तो क्लास में डिवाइडेड है। अब अगर एक क्लास के लोग ज्यादा पैसे देने को रेडी है तो उनको क्या करेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेट, उनको ज्यादा पैसे देंगे, मतलब उनके लिए जो कमोडिटी की प्राइस होगी ज्यादा हो जाएगी, और जो पुअर है उनके लिए जितना प्राइस था उतना ही रखेंगे, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं। यानी एक बिजनेस मैनेजर अपना सरप्लस यानी उनका प्रॉफिट कराने के लिए, अपने बिजनेस का प्रॉफिट कराने के लिए क्या कर सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को भी वो यूज कर सकता है। यानी वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब उसको कैसे पता कि ज्यादा प्राइस रखनी है कि नहीं रखनी, सरप्लस की वजह से, क्योंकि अब सरप्लस में हमने क्या बोला था, जितना विलिंग टू पे है माइनस करो जितना मार्केट में प्राइस है, तो अब सरप्लस अगर 10 रुपए, तो वो क्या सोचेगा 10 में से अगर मैं 5 और बढ़ा दूं तो उनको 5 का फायदा तो अभी भी हो रहा है, तो लोग खरीदेंगे तो अभी भी, ठीक है। Large scale investment decision involve cost benefit analysis which takes into account the extent of consumer with the project benefit. अब देखो इन्होंने क्या बोला कि अब इन्वेस्टमेंट भी उस कंपनी को ज्यादा मिलेगा जिसमें कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि जिसमें कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है उसमें कंज्यूमर का वापस आना भी ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मेरे को एक जगह पे 10 रुपए का सरप्लस है, यानी मेरे को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वहां से, तो मैं क्या सोचूंगा मैं वहीं पे ही जाऊंगा, वापस से वहीं से ही सामान खरीदूंगा, तो वहां पे कंज्यूमर का वापस जाना भी ज्यादा होता है, तो लोग इन्वेस्ट किसमें करेंगे, जिसमें कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता है। Knowledge of consumer surplus is also important when a firm considers raising its product prices. Customers who enjoyed only a small amount of surplus may no longer be willing to buy products at higher prices. Firms making such decisions should expect make fewer sales if they increase price. देखो इन्होंने क्या बोला, कंज्यूमर सरप्लस का नॉलेज होना क्यों जरूरी है, अगर फर्म ने बिना सोचे समझे प्राइस बढ़ा दी तो लोग जो पहले कंज्यूमर छोटा सा सरप्लस एंजॉय करते थे, अब वो कुछ सरप्लस एंजॉय नहीं कर रहे, तो वो पैसे देने को तैयार नहीं होंगे, उसके कारण क्या होगा, सेल्स जो होगी वो कम हो जाएगी, फ्यूअर सेल्स होगी, ठीक है, अगर उन्होंने प्राइस इंक्रीज की तो, ठीक है। Consumer surplus usually acts as a guide to finance minister when they decide on the products on which tax have to be imposed and the extent to which commodity tax has to be paid. It is always desirable to impose tax on increased consumer this. देखो इन्होंने क्या बोला इस टॉपिक के अंदर कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या सोचेगा कि अगर इनको इन सामान में कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है, यानी सरप्लस अगर इस कमोडिटी में ज्यादा है, तो लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम टैक्स काट सकते हैं। समझो 20 रुपए का सामान है, ठीक है, 50 रुपए देने को लोग रेडी है, यानी 30 रुपए का उसको सरप्लस है, अब लोग ने वो 20 रुपए की कमोडिटी में फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स लगा दिया, तो अब वो 20 से कितने की हो गई, 30 की हो गई, ठीक है, लोगों को सरप्लस तो मिल रहा है लेकिन कमोडिटी की प्राइस टैक्स की वजह से बढ़ गई है, ठीक है, तो अब वो फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स किस पे लगाए, जिसमें कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा, ताकि कंज्यूमर की जो ये लेन देन हो रही है, जो डिमांड सप्लाई उसमें इफेक्ट इतना ज्यादा ना आ सके, ठीक है, डन है, खबर पड़ी रही है। अब आ रही इसकी लिमिटेशन क्या, अभी हमने क्या पढ़ा उसके एप्लीकेशन, अब क्या पढ़ रहे हैं हम उसकी लिमिटेशन, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली, सीधी सी बात है, देखो अब मैं अपने मन में कैसे मान सकता हूँ, हर एक लोगों की इच्छा अलग अलग होती है, कोई 800 रुपए एक चीज देने को रेडी है तो कोई 600 रुपए देने को रेडी, हर एक जन की जो कंज्यूमर सरप्लस है वो अलग अलग होगी, तो उसको हम प्रिसाइसली यानी एकदम परफेक्टली माप सकते नहीं है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द मार्जिनल ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय पंचर, क्योंकि वो डिफिकल्ट है। मार्जिनल यूनिट्स को देखो, हमने ये मार्जिनल यूटिलिटी को अभी हमने किसमें कार्डिनल यानी नंबर्स में जो गिना था कि उसको 30 का सेटिस्फेक्शन है, 20 का सेटिस्फेक्शन है, वो भी हम नहीं कर सकते ना, ये भी एक अजम्पशन है, ठीक है, सीधी सी बात है।
हम कैसे मान सकते हैं कि मेरे को 30 का सेटिस्फेक्शन हुआ, 20 का सेटिस्फेक्शन हुआ? ये भी एक अजम्पशन है, तो इसको मापना अच्छे से वो इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है. In the case of necessary, the marginality of the earlier units are infinitely large. In such case, the consumer service is always infinite. देखो necessaries के केस में देखो, अगर मेरे को सीधी सी बात है, मेरे को बहुत भूख लगी तो मैं तो यही सोचूंगा मैं इसके लिए कितने भी पैसे देने को रेडी हूँ, लेकिन मेरे को खाना चाहिए. तो उस टाइम पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो हो जाएगी वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाती है. क्या हो जाती है? इनफाइनाइटली लार्ज हो जाती है. तो मेरा सरप्लस भी कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. सीधी सी बात है. The consumer surplus derived from a commodity is affected by the availability of the substitute. जो consumer का surplus है वो भी किस पे derive कर रहा है? commodity की. देखो substitute क्या हो जाएगा? हमें पता है price of अगर substitute बढ़ जाता है तो जो सामने जो उसकी जो दूसरा substitute है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. अगर इसकी प्राइस कम होगी तो सामने वाले की डिमांड भी कम हो जाती है. There is no simple rule for deriving the utility scale of articles which are used for prestige value. देखो डायमंड्स और इन सब से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको तो हम माप ही नहीं सकते. ठीक है, वो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग है. कोई जो अमीर लोग है उनके लिए उनकी वैल्यू थोड़ी कम रहेगी, जबकि जो गरीब है उनके लिए इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगी. तो ये भी चेंज होती रहती है. कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंजेस एज परचेजेस एज मेड द कंज्यूमर स्टॉक ऑफ मनी डिमिनिशिंग. देखो मार्शल assumed that the marginality of money remains constant, but this assumption is unrealistic. देखो मार्शल ने जब ये कॉन्सेप्ट समझाया था तब उसने क्या बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी जो पैसों की यूटिलिटी है उनको जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पैसों से उसको उन्होंने क्या सोचा था कि वो कांस्टेंट है, जो कि हो ही नहीं सकता ना. हर एक बंदे को जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतना ही उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो उसका कांस्टेंट बनना तो होता ही नहीं है, वो अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, this concept can be accepted only if it is assumed that the utility can be measured in terms of money or other. Many modern economists believe that this cannot be done. देखो सीधी सी बात है, ये कब एक्सेप्ट होगा? जब हम पैसों में हमारी यूटिलिटी हमारे सेटिस्फेक्शन को जब हम पैसों में गिन सकते हैं तभी ये माना जाएगा. अगर हम नहीं गिन सकते, नॉर्मल सी बात है, अगर मेरे को एक चाय पीने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली वो मैं पैसों में कैसे गिन पाऊंगा? ठीक है, मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला है एक चाय पीने से वो मैं कैसे पैसों में गिन पाऊंगा? ठीक है, सीधी सी बात है. तो इसलिए ज्यादातर मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो क्या मानते हैं? ये हो ही नहीं सकते, वो ये मानते हैं. ठीक है, ये इसके लिमिटेशन है. अब आ रहा है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. देखो आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पहले दिया है, इंडिफरेंस कर्व बाद में दिया है और इंडिफरेंस कर्व मैप बाद में दिया है. तो इन लोगों ने थोड़ा ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट कर दिया है तो हम समझ ले, कोई इतना बड़ी बात नहीं. In the last section, we have discussed the marginal utility analysis of the demand. A very popular alternative and more realistic method of explaining consumer demand is the ordinal utility approach. This approach uses a different tool, namely indifference curve, to analyze consumer behavior and is based on consumer preference. The approach is based on the belief that the human satisfaction, being a psychological event, cannot be measured quantitatively in monetary terms. It was attempted in Marshall utility analysis. Therefore, it is scientifically more sound to order preference than to measure them in terms of money. The consumer preference approach is there an ordinal concept based on ordering preference compared with that. देखो इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि कितना दो सामान, देखो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक आइसक्रीम है. ठीक है, आइसक्रीम उसके सामने मैं लेता हूँ. ठीक है, दूसरी जो हमारी कमोडिटी आइसक्रीम के साथ क्या ले सकते हैं? केक ले लेते हैं. ठीक है, आइसक्रीम और केक है. तो अब देखो मैं आइसक्रीम के साथ, जीरो आइसक्रीम के साथ मैं दो केक लेने को रेडी हूँ. ठीक, जीरो आइसक्रीम के साथ दो केक लेने को मैं रेडी हूँ. अब मैं 5 आइसक्रीम के साथ, ठीक है, एक केक लेने को रेडी हूँ और 10 आइसक्रीम के साथ जीरो केक लेने को रेडी हूँ. तो अब ये देखो मैंने क्या बोला कि मेरे को अगर मैं 2 केक खा रहा हूँ और एक भी आइसक्रीम नहीं खा रहा हूँ तो मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ठीक है, और अगर मैं 5 आइसक्रीम और एक केक खा रहा हूँ तो भी मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और अगर 10 आइसक्रीम खा रहा हूँ तो भी मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. यानी आप समझ रहे हो, अलग अलग क्वांटिटी को मैंने इसमें मापा. हम पहले किस में माप रहे थे? पैसों में. अब इसमें किस में आ गए? क्वांटिटी में. यानी दो अलग अलग चीज की अलग अलग क्वांटिटी से मेरे को कैसा मिल रहा है? सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. अगर मैं 2 केक खा रहा हूँ तो भी सेम सेटिस्फेक्शन है, 5 आइसक्रीम और एक केक खा रहा हूँ तो भी सेम सेटिस्फेक्शन है, और 10 आइसक्रीम खा रहा हूँ और बिल्कुल एक भी केक नहीं खा रहा हूँ तो भी मेरे को सेटिस्फेक्शन वैसे ही मिलेगा जैसा मैंने 2 केक खाया था तब. तो ये इंडिफरेंस कर्व के अंदर होता है. The foundation of consumer behavior theory is the assumption that the consumer knows his own taste and preference and possesses full information about the relevant experience. देखो
इसमें क्या बोला गया कि हम अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसको खुद के टेस्ट और प्रेफरेंस पे पूरा का पूरा अनुभव है, यानी उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको पूरे का पूरा पता है, और उसके साथ उसे ये भी पता है कि मार्केट में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस है, मतलब कितना प्राइस है कितना नहीं है, उसको सब कुछ पता है, पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी है उसके पास। द कंज्यूमर इज रेशनल एंड टेंड्स टू टेक रेशनल एक्शंस दैट रिजल्ट इज अ मोर प्रेफर्ड कंजम्पशन बंडल ओवर लेस प्रेफर्ड बंडल। देखो कंज्यूमर क्या होता है, रेशनल होते हैं। अगर मैंने बोला कि मेरे को 2 केक के साथ एक भी आइसक्रीम नहीं होगी, ठीक है, 2 केक के साथ एक भी आइसक्रीम नहीं होगी तो भी चलेगा, 5 आइसक्रीम के साथ एक केक होगी तो भी चलेगा, 10 आइसक्रीम के साथ 2 केक होगी मतलब 0 केक होगी तो भी चलेगा, सेम सेटिस्फेक्शन ये चीज मेरे को दे रही है। तो मैं क्या सोचूंगा, ये खाली आइसक्रीम ही खाओ या खाली केक का, उससे अच्छा मैं 5 आइसक्रीम और एक केक खा लेता हूँ। ये रेशनल बिहेवियर है, एक कंज्यूमर का रेशनल बिहेवियर है कि वो क्या सोचेगा कि मैं दोनों कमोडिटी को जिसमें ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे खा सकता हूँ मैं उसको चूज करूंगा, तो वो हो जाता है। इसलिए उन्होंने क्या मोर प्रीफर्ड कंजप्शन बंडल, यानी जो ज्यादा प्रीफर्ड कंजप्शन बंडल है उसको चूज करेगा इन कंपेयर टू लेस प्रीफर्ड बंडल, यानी लेस प्रीफर्ड जो कंजप्शन है उसको। The indifference curve analysis assumes that utility is only ordinally expressible. The consumer is capable of ranking all consumable combination of goods according to the satisfaction beer. Thus, if he is given combination say A, B, C, D and E, he ranks them as first preference, second preference, and so on. However, if a consumer happens to prefer A to B, he cannot tell continue how much he prefers A to B. देखो इन्होंने क्या बोला कि हम ऑर्डिनली एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डिनली यानी एक हम नंबर वाइज रैंक करके उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो अब देखो जब हम रैंक करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग चीज खाएंगे, ठीक है, हम क्या करते हैं उनको कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है, हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अलग अलग चीज का अलग अलग सामान के साथ। तो क्वांटिटेटिवली देखो मैंने तो ऐसा बोला क्वांटिटेटिवली मेरे को इतना इतना सामान चाहिए, तो वो जो होता है वो थोड़ा ऐसे हार्ड होता है, इम्पॉसिबल नहीं है, हार्ड बन जाते कि मैं कितनी कॉमोडिटी को, जैसे मैंने क्या किया एक केक को छोड़ा उसके सामने मैंने कितनी आइसक्रीम ली 5 आइसक्रीम की, तो ये जो मैंने कॉमोडिटी को छोड़ा और उसके सामने जितनी मैंने दूसरी कॉमोडिटी प्रेफर की ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है, वो चीज इसके अंदर बताई गई है। कंज्यूमर चॉइसेस आर अज्यूम्ड टू बी ट्रांजिटिव यानी दो चीजों पे ही डिपेंडेंट हम मानते हैं, ठीक है। If the consumer prefers combination of A to B and B to C, then he must prefer combination A to C. देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर देखो मैं आइसक्रीम के साथ केक खाना पसंद करता हूँ, ठीक है, और केक के साथ मैं कपकेक खाना पसंद करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को आइसक्रीम के साथ अब कपकेक भी पसंद आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है देख हमें नॉर्मली हम नहीं कहते a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर हम उल्टा कर दो सीधा कर दो वो सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या बोला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों में केक है, दोनों को केक को काट दो यानी आइसक्रीम इज आल्सो इक्वल टू हमारा ये कपकेक हो गया, ठीक है। तो यही चीज बोली गई कि ये होना, तो उसका क्या होना चाहिए एक कंसिस्टेंट, उसका जो कंजप्शन का पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए कंसिस्टेंट होना चाहिए, कुछ चेंजेस इतने आने चाहिए नहीं, ठीक है। इफ कॉम्बिनेशन ए हैज मोर कॉमोडिटीज देन कॉम्बिनेशन बी, देन ए मस्ट बी प्रेफर्ड टू बी। दिस इज द समथिंग sometimes referred to as more is better assumption to the assumption of non satiation। non satiation यानी satiation का मतलब होता है satisfy होना, ठीक है, सीधी सी बात। अब देखो इन्होंने क्या बोला अगर मेरे पास ऐसा है कि मैं देखो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अच्छे से, 2 केक है, ठीक है, वही वाला एग्जांपल 0 आइसक्रीम, लेकिन अब मैं एक केक छोड़ रहा हूं उसके सामने 50 आइसक्रीम, ठीक है, अब 100 आइसक्रीम के सामने 0 केक, तो अब मेरी इच्छा क्या होगी भाड़ में जाए केक 100 आइसक्रीम लेता हूं, यानी ये क्या हुआ जब क्वांटिटी एक चीज की बहुत ज्यादा है तो मेरी इच्छा क्या होगी उसी चीज को लेने की, यानी मोर इज बेटर। समझे कि नहीं समझे बेटा, समझ गए अजम्पशन समझ गए सारे, ठीक है। अब आता है इंडिफरेंस कर्व, ये आएगा हमारा ऑर्डिनली वाला, ठीक है। इसके अंदर लास्ट वाली लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है लेकिन हम पढ़ लेते, ठीक है, पूरा पढ़ लेते। द ऑर्डिनल एनालिसिस ऑफ डिमांड, हियर वी विल डिस्कस द वन गिवन बाय हिक्स एंड एलन। हिक्स और एलन ने इसको दिया था, हिक्स और एलन ने एक और चीज दी थी, याद है हिक्स एलन भूल गए is based on indifference curve, ठीक है, which represent the consumer prefers graphically, ठीक है, graphically वो किस चीज को प्रेफर करना है, and indifference curve is curve which represent all those combination of two goods which give same satisfaction। मैंने क्या बोला था कि मेरे को दो केक के साथ एक भी आइसक्रीम होगी तो भी चलेगा, और अगर मैं 5 आइसक्रीम खा रहा हूँ एक केक खा रहा हूँ तो भी मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन है, और अगर 10 आइसक्रीम खा रहा हूँ और एक भी केक नहीं खा रहा हूँ तो भी मेरे को सेटिस्फेक्शन कैसा है सेम ही मिलेगा। यानी दो
गुड्स का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि मेरे को सेटिस्फेक्शन कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। Since all the combination on a difference curve give equal satisfaction to the consumer is completely indifferent among them, or it represents the set of bundle of goods that the consumer views at being equally desirable। वो क्या सोचता है कि equally desirable है, उसकी इच्छा दोनों खाने की है, तो वो दोनों को ऐसे इक्वल डिजायर करता है, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग डिजायर कर रहा है, दोनों को साथ में वो डिजायर करता है। In other words, since all the combination provide the same level of satisfaction, the consumer prefers them equally and does not mind which combination he gets. And indifference curve is also called iso-utility curve और equal utility curve। ठीक है, ये वाला भी एग्जाम में आ सकता है, याद रखेंगे हम। ठीक है, अब देखो हमको ये एग्जांपल दिया, एग्जांपल पढ़ेंगे, उससे अच्छा हम सीधा शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल में देखो कॉम्बिनेशन नंबर ए, उसके अंदर एक फूड है, 12 क्लोथिंग है। एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा जो कॉम्बिनेशन है बी, उसके अंदर फूड क्या है, 2, खाना 1 बड़ा, क्लोथ कितना हो गया 6। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी बता देते थोड़ा सा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि मैं एक कमोडिटी के लिए दूसरी कमोडिटी कितनी सैक्रिफाइस करने को रेडी हूँ, वो हो जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो एक फूड के लिए मैंने क्लोथ कितने सब्स्टिट्यूट किए, कितने छोड़ दिए, 6, तो वो हो गया हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूबिलिटी। समझ गए, 12 से 6 हो गए ना, तो मैंने कितने छोड़े कपड़े, 6 छोड़े, एक ज्यादा फूड के लिए, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। एक दूसरी कमोडिटी को एक ज्यादा कंज्यूम करने के लिए दूसरी कमोडिटी को कितना मैं सैक्रिफाइस करने को रेडी हूँ, वो हो जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सी तीसरा जो है उसके लिए मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है, 3 फूड, लेकिन अब मेरा देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो गया 6 से 4, ठीक है। फिर आता है डी, फिर उसमें 4 फूड है और 3 क्लोथ है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं एक खाना खाऊं 12 कपड़े लूं, सेम बात है, 2 खाना खाऊं 6 कपड़े लूं, सेम बात है, अगर मैं 3 खाना खाऊं 4 कपड़े लूं तो भी सेम बात है, और 4 बार खाना खाऊं और उसके सामने 3 क्लोथ लूं तो भी मेरे लिए सेम बात है। ये सब उसको कैसी सेटिस्फेक्शन देगी, इंडिफरेंस कर्व में सेम, उसकी सेटिस्फेक्शन कैसी रहेगी, यूटिलिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, इसको एक लाइन पे प्लॉट कर दिया, ठीक है, एक ग्राफ में इसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। देखो इन्होंने क्या बोला, एक फूड के साथ वो कितने लेने को रेडी है, 12, ठीक है, 2 के साथ वो कितने, 6, 3 के साथ 4, 4 के साथ 3। तो समझ में आया कि ये कैसे बनाओ, ग्राफ तो आता ही है सबको, क्या नया क्या है। अब आता है इंडिफरेंस कर्व मैप। इंडिफरेंस कर्व मैप डायरेक्ट इसमें भी इधर कुछ ज्यादा पढ़ाने की इच्छा नहीं, मैं आपको सीधा कर्व में समझा देता हूँ, होता है, ठीक है। ग्राफ खोलिए, ग्राफ के अंदर देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग इंडिफरेंस जो कर्व थे उसको ये लोग एक के अंदर मान रहे हैं, ठीक है, एक ही ग्राफ के अंदर इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। अब जो सबसे ऊपर वाला जो होगा उसकी जो यूटिलिटी, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला जो रहेगा कर्व, उससे हमें जो यूटिलिटी मिलेगी वो कैसी होगी, सबसे ज्यादा रहेगी, यानी मोर यूटिलिटी मिलेगी, और नीचे वाला जो होगा उससे हमें लेस यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, ये सब वो हमें बाद में पढ़ना है, ये सब एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन ये क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग सामान का एक साथ, जिसको हमने एक साथ ला दिया, तो ये क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व मैप हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा जो हमें सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो सबसे ऊपर होगा, और जो सबसे कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो नीचे होगा, सीधी सी बात है। इसको एक बार आप पढ़ लेना ऊपर से, मैंने आपको सीधे सीधे समझा दिया क्योंकि इसमें टाइम मेरे को देने जैसा लगा नहीं, कमेंट्स में बता देना क्या नहीं समझ में, बता देंगे वापस से, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन जो मैंने बोला था बाद में आ रहा है, वो अब आ चुका है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन जिसे हम एमआरएस भी कहते हैं, इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड्स एंड एक्सचेंज बाय होल्डिंग द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन कांस्टेंट। देखो जैसे मैंने बताया था कि मैं 6 कपड़े सैक्रिफाइस करने को रेडी हूं, सामने मेरे को एक फूड चाहिए, ठीक है। मैं सैक्रिफाइस बोल दो, सैक्रिफाइस बोल दो या तो फिर एक्सचेंज बोल दो, सैक्रिफाइस बोलो या तो फिर एक्सचेंज बोल लो, बात वही है, ठीक है। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन along any segment of any indifference curve refers to the maximum rate at which a consumer would willingly exchange units of Y for units of X. The MRS at any point on the indifference curve is equal to the absolute value of the slope of the curve at that point. When measured at point MRS XY tells us the maximum rate at which a consumer would willing to trade would Y for infinitesimally. याद है infinitesimally का मतलब क्या होता है, extremely small, ठीक है, याद रखने का, extremely स्मॉल, ठीक है। एक छोटा सा यानी एक गुड का छोटा सा हिस्सा पाने के लिए मैं कितना दूसरा सामान सैक्रिफाइस या फिर एक्सचेंज करने को रेडी हो, वो क्या हो जाता है आपका एमआरएस, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आपको इन्होंने भी एक टेबल दे दिया, ये मेरे को पता है ये टेबल पढ़ाना ऐसे इन लोगों ने जो लिखा है ना मजा नहीं आता, सीधा टेबल पढ़ लेंगे। ये देखो इन्होंने क्या बोला, देखो
अब वही जो ऊपर वाला टेबल था, ऊपर वाला जो हमने ग्राफ पढ़ा था वही नीचे आ चुका है, दूसरा पेज है 2.63। ठीक है, उस पेज में आप देखोगे तो आपको दिखा चेंज इन क्लोथ 12 से वो कितना हो गया क्लोथ में 6 पे आ गया। चेंज इन क्लोथ कितना हुआ 12 से 6, 12 से 6 यानी कितना हो गया चेंज इन क्लोथ, चेंज इन क्लोथ कितना है हमारा 6। ठीक है, अब हमारा जो फूड की क्वांटिटी थी वो 1 से 2 हो गई। ठीक है, यानी चेंज इन फूड कितना हुआ हमारा 1 हुआ, यानी मैं एक फूड के लिए 6 कपड़े सेक्रीफाइस करने को या एक्सचेंज करने को रेडी हूं, यानी वो भी अलग अलग चेंज होता जाता है। वी नोटिस दैट एमआरएस इज फॉलिंग, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो रहा है फॉल होता है, गिरता रहता है। दैट इज एज द कंज्यूमर हैज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ फूड द ट्रेड ऑफ और रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई इज प्रिपेयर्ड टू गिव अप लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ फूड प्रेफर दिस व्हेन अ कंज्यूमर मूव्स डाउन इन। देखो इन्होंने यहाँ पे खाली क्या बताया है, देखो सीधी सी बात है, इस पैराग्राफ में वो लोग क्या बोलना चाहते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ, हमारा लॉ क्या था डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि हमने पहले जो खाना खाया उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिलती है, लेकिन उसके बाद जब आप कंज्यूम करना चालू करोगे तो वो कैसे हो जाती है, कम होते हो जाती है। तो वही बोला गया, देखो सबसे पहले जब मैं एक फूड रहने को रेडी था तब मैं 6 कपड़े सेक्रीफाइस करने को रेडी था, लेकिन जैसे ही मैं अब दूसरा फूड ले रहा हूँ तब मैंने क्या कर दिया उसको 4 पे ला दिया। ठीक है, कम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कम कर रहा हूँ क्योंकि अब वो मेरे को सेटिस्फेक्शन भी कम दे रहा है खाना। ठीक है, अब वो सेटिस्फेक्शन कम दे रहे तो मैं अपना विलिंगनेस टू पे भी कम कर रहा हूँ। समझ में आया आपको? ठीक है, वो विलिंगनेस टू पे भी हम क्या कर रहा हूँ कम कर रहा हूँ। तो ये ऐसा ही होता है, वो चेंज होता जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके सामने कंसीडर पॉइंट सी, वी फाइंड दैट द कंज्यूमर कंज्यूम्स अ मच लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड एंड अ मच स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग देन एट पॉइंट ए। दिस मींस दैट एन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड एड्स ओनली लेसर यूटिलिटी एंड अ यूनिट ऑफ क्लोथिंग फॉरगोन cost more utility than at point A. So the consumer is willing to give up less units of clothing in return for another unit of food. At C, he gives up only 2 units of clothing for one, whereas he gives up 6 units of clothing. देखो इसमें भी वही बताएंगे, स्टार्टिंग में वो 6 कपड़े देने को रेडी था एक फूड के लिए, लेकिन अब वो कितने दे रहे हैं, सिर्फ 2 ही कपड़े दे रहे हैं एक फूड के लिए। ये मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी था। समझ में आया? ठीक है, ये लास्ट वाली लाइन में भी कुछ नहीं है, वही चीज आपको बताई गई है। अब उसके बाद वाले जो है वो आपको रीजन बता रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब उसके लिए 2 रीजन है। The want for a particular good is satiable, satiable यानी satisfy हो सकती है, so that when consumer has more of it, जब उसके पास वो ज्यादा होती है तो इस intensity तीव्रता of want for it decreases। ठीक है, उसकी वो चीज को रखने की want जो होगी वो कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। Thus in our example, when the consumer has more units of food, his intensity of desire for additional unit of food decreases। सीधी सी बात है, उसके पास पहले एक खाना था, ठीक है फूड, अब उसके पास 4 हो गया, तो अब उसकी जो है खाने की जो तीव्रता थी, इच्छा थी, ठीक है इंटेंसिटी थी, वो कैसी हो गई, कम हो गई। ठीक है, क्योंकि अब उसको फूड के सामने कपड़े देना नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत खाना है, अब उसको दूसरा खाने की जरूरत नहीं है। Most goods are imperfect substitutes of one another. MRS would remain constant if they could substitute one another perfectly. MRS जो रहेगी सब कांस्टेंट रहेगी, यानी उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा अगर वो एक दूसरे की क्या है सब्स्टिट्यूट होंगे। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा तो एमआरएस कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज आएगा। ठीक है, अब देखो वी नो दैट द अलोंग द, ये आपको दिया गया है, क्या बोला गया, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू लोअर क्लोथिंग कंजप्शन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू हायर फूड कंजप्शन। यानी टोटल देखो चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन मार्जिन क्लोथिंग कंजप्शन, इन्होंने क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सी, यानी कितना चेंज आया टोटल यूटिलिटी में, किसके, क्लोथ के कंजप्शन में। वो कैसे ढूंढेंगे, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है क्लोथ का उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, जितना चेंज आया क्वांटिटी ऑफ क्लोथ में, वो हमारा क्या हो जाएगा टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्लोथिंग कंजप्शन। अब फूड के लिए भी सेम, जितना मार्जिनल यूटिलिटी है फूड का उसको मल्टीप्लाई कर दो चेंज इन द फूड से। ठीक है, अब therefore the along the reference curve इन्होंने क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी, ठीक है सी यानी क्लोथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फूड। ये समझ में आया कि नहीं आया? कितना चेंज हो इंडिफरेंस कर्व में, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है जिसमें हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हर एक पॉइंट का हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, कितना चेंज आया, कितना चेंज आया क्वांटिटी में, उसको मल्टीप्लाई कर दो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी से। समझे कि वो फूड का और वो क्यों लिया, क्योंकि हमें दोनों का कर रहे हैं ना, दो अलग अलग ट्रांजिटिव है, इंडिफरेंस कर्व कैसे ट्रांजिटिव है, यानी दो चीजों का होता है, इसलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझे, दोनों में जितना चेंज है वो सेम ही रहेगा।
Now that the left hand side of the equation has a minus sign as it represents the loss in total utility from decreased clothing. देखो यहाँ पे एक माइनस साइन हमें दिख नहीं रही है, लेकिन इन लोग बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस साइन है. क्यों माइनस साइन है? क्योंकि क्लोथिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो प्लस है, डिक्रीज हो रही है तो माइनस है. This must be equal the gain in total utility from increased food consumption represented by the right hand side along the indifference curve. अब इन्होंने क्या किया, देखो ये क्या किया वो बताता हूँ. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय यानी क्लोथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फूड. ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फूड है उसको डिवाइड में भेजा और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्लोथ है उसको डिवाइड में भेजा, यानी दोनों को उल्टी साइड भेजा. तो क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ क्लोथ डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फूड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्लोथ. डन, समझ में आ गया. अब देखो, टू जनरलाइज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड एमआरएस एक्स वाई इज द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व. अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई. वो कैसा है, मैंने क्या बोला था, एमआरएस क्या होता है, जितना मैं सेक्रीफाइस करने को रेडी हूँ अपनी एक चीज को, उसके सामने मेरे को एक और सामान चाहिए, यानी मैं एक फूड के लिए 6 क्लोथ जो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, वो क्या हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो, चेंज इन क्वांटिटी हो गई. ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा, जो दूसरा सामान है उसका चेंज इन क्वांटिटी. समझ में आ रहा है. तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया. तो MUX यानी x ले लिया इन लोगों ने, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x को डिवाइड कर दो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y से, तो भी हमें क्या मिल सकता है, MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY मिल सकता है. ठीक है, डन डन डन. देखो लास्ट वाली लाइन में थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, कुछ as the number of units of y of the consumer is willing to sacrifice gets lesser and lesser, the marginal rate of substitution gets smaller and smaller as we move down. जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, इसलिए तो हमारा कर्व यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आता है, क्योंकि वो अपने सामान को एक्सचेंज करना कैसे करता है, कम करता है. ठीक है, एंड टू द राइट अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व, दैट इज द इंडिफरेंस कर्व बिकम्स फ्लैटर. कैसा हो जाएगा, फ्लैटर यानी लेस स्लोप. स्लोप आपको पता है, लेस स्लोप यानी क्या हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा. ऐसा आपको समझ में, देखो फ्लैटर यानी सीधा होता है, ठीक है, लेस फ्लैटर यानी वो ऐसे हो जाता है, यहाँ पे वो ऐसे बनता है, ऊपर आप देखोगे तो वो ऐसे बन रहा है, तो वो फ्लैट बनता जा रहा है. ठीक है, वो गिरने वाला ऐसा स्लोप नहीं है. As we move down to the right, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे. अब आ रही प्रॉपर्टीज, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है. सबसे पहला, इंडिफरेंस कर्व स्लो डाउनवर्ड टू राइट. हमें पता है कि ऊपर लेफ्ट पॉइंट में ऊपर से चालू होता है और नीचे आ जाता है. This property implies that the two commodities can be substituted for each other, and when the amount of one good in the combination is increased, the amount of the other good is reduced. This is essential if the level of satisfaction is to remain the same on the indifference curve. देखो इन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे एक गुड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज होती है, तो दूसरे गुड की अमाउंट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. सीधी सी बात है. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, लेकिन एक की लेवल बढ़ रही है, एक का लेवल कम हो रहा है, तो वो कैसे आ जाता है, नीचे आ जाता है. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स. देखो कॉन्वेक्स और कॉन्केव हमें पता है. ठीक है, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स यानी ऐसे. ठीक है, कॉन्केव. ठीक है, हाँ डन. याद है, चलो. It has been observed that as more and more of one commodity X is substituted for another Y, the consumer is willing to part with less and less of the commodity being substituted. I, that is why. This is called diminishing marginal rate of substitution. इसे हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. क्यों, क्योंकि अगर एक कमोडिटी जो है वो मेरे पास ज्यादा है, ठीक है, और दूसरी कमोडिटी कम होती जा रही है, तो मेरे को कोई वांधा नहीं. लेकिन अब मेरे पास दोनों ही कम हो रही है, एक बढ़ रही है, तो मैं क्या सोचूं, अब मेरे को इसको नहीं बेचना है, ये रखना है मेरे को. ठीक है, तो वो कैसा होता जाता है, कम होता जाता है. जैसे मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कम होती जा रही थी, वैसे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो भी कम होता जाता है. Thus in our example for food and clothing, as the consumer has more and more units of food, he is prepared to forego less and less units of clothing. This happens mainly because of the want for a particular goods is satiable, and as a person has more and more of a good, his intensity of want that goes on this. इन्होंने क्या बोला है, सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास एक सामान बढ़ता जाएगा तो मेरे को उसके सामने दूसरा सामान देने जो होगा, एक्सचेंज करना होगा, वो कम होता जाएगा, इच्छा कम होती जाएगी. सीधी सी बात है. देखो पहले एक फूड था, ठीक है, एक फूड के लिए मैं 6 कपड़े देने को रेडी था, फिर लास्ट में क्या हो गया, मैं एक फूड के लिए सिर्फ 2 कपड़े देने को रेडी था. क्यों, क्योंकि अब मेरी इच्छा बहुत हो गई, मेरे पास अब खाना बहुत है, ठीक है, वो सामान मेरे पास ज्यादा हो गया, तो अब मैं उसको सामने विलिंग नहीं हूं देने के. ठीक है, मैं कम विलिंग हो जाऊंगा. ठीक है,
ये हो जाता है ये। तो इसलिए जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमें एक कॉन्वेक्स शेप देता है इंडिफरेंस कर्व में। अब दो एक्सट्रीम सिचुएशन है, जब एक क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट होगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और एक होगा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहला क्या है, व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर द कंज्यूमर इज कंप्लीटली इंडिफरेंट एज टू व्हिच two consumer is willing to exchange 1 unit of x for 1 unit of y. His indifference for these two goods are therefore straight parallel to line. देखो इसके लिए आप सीधा वो आ जाओ नेक्स्ट पेज में, ए नंबर का डायग्राम देखो, ठीक है। उसके अंदर देखो आपको स्ट्रेट एकदम स्लोप दिखेगी। क्यों स्लोप है, क्योंकि अब वो कंफ्यूज्ड है, दोनों ही एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है कि किसको छोड़ के कौन सा सामान लेना है, कितना सामान छोड़ना है, कितना लेना है। सीधी सी बात है, अगर मेरे पास कॉफी और टी है, टी कॉफी, ठीक, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर मेरे को ये नहीं पता कि अगर मैं 5 टी छोड़ू तो मेरे को 5 कॉफी सामने लेनी चाहिए, या फिर मैं एक भी टी ना लूं और मेरे को 6 कॉफी लेनी चाहिए। वी डोंट नो एनीथिंग, ठीक है, हमें पता नहीं होता सब्स्टिट्यूट में, तो इसलिए उसका स्लप कैसा बन जाता है, एकदम डिमांड कर्व जैसा बन जाता है। डन डन डन, कैसा हुआ, ठीक है। अब आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स व्हेन अ कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड इन कंज्यूमिंग दिस ओनली इन फिक्स्ड व्हेन टू गुड्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट। देखो इन्होंने इसके अंदर, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, इन्होंने ये वाले पैराग्राफ जो है इसके अंदर किसका एग्जांपल लिया, शूज का एग्जांपल लिया, ठीक है, शूज का एग्जांपल लिया। अब देखो शूज तो दो ही होने चाहिए, मतलब दो जोड़ी, ठीक है, हम बोलते हैं ना, यानी एक पैर के लिए राइट के लिए एक, लेफ्ट के लिए एक, शू और शूज, ठीक है, शू बोलना चाहिए था मेरे को, ठीक है, यानी दो शू होने चाहिए हमारे पास, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। अब मेरे पास लेफ्ट के लिए 4 है, राइट के लिए सिर्फ 2 है, ना चले ना, ठीक है, यानी मैं इसको कैसे कंज्यूम करना चाहूंगा, बराबर, दोनों कैसे होने चाहिए, मेरे पास बराबर होना चाहिए। इसलिए देखो अब इसका डायग्राम देखो, इसका डायग्राम आप देखोगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि अगर वो एक की सामान बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं वो उसको कंज्यूम करने के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कब रेडी हूँ, जब वो ए या बी पॉइंट पे, यानी दोनों जब मेरे पास कैसे है, बराबर है, तब मैं रेडी हूँ लेने को, बाकी मैं रेडी नहीं हो रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं 4 शूज, 4 लेफ्ट के शू और 2 राइट के शू का क्या ही करूंगा, कुछ काम का तो है नहीं मेरे लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस पे ऐसा होता है। तो ये आपके बताया गया था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो वो कैसा डायग्राम बनेगा। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर ऐसा डायग्राम है तो वो गुड्स कैसे है, पूछ सकते हैं भाई। तो यू शुड रिमेम्बर डायग्राम्स आल्सो। रिमेम्बर कई वक्त देख के याद हो जाता है, समझ जाओगे तो याद भी हो जाएगा। इंडिफरेंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद इट। इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से नहीं अटैच हो सकती है। अब ये क्यों नहीं हो सकती, देखो इसका मैंने पता है, हमने अज्यूम किया था इंडिफरेंस कर्व में कि अगर ए और बी को मैं साथ में कंज्यूम कर रहा हूँ, फिर मैं बी और सी को साथ में कंज्यूम कर रहा हूँ, तो अब मेरे को ए और सी को भी साथ में कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं ए और सी को कंज्यूम कर रहा हूँ एक साथ में, तो वो दोनों एक दूसरे के इंडिफरेंस कर्व लाइन पे नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। देखो साइड में बता दो कि ए और बी की एक कर्व है, ठीक है, फिर ये जो है हमारी कर्व बी और सी की कर्व है। तो अब देखो इसमें भी बी था, इसमें भी बी था, तो ये दोनों एक साथ आ जाएगी फिर, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे पे टच होना चालू हो जाएगी, जो कि हमें चाहिए नहीं होता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के अब देखो अगर वो एक साथ टच हो गई, ठीक है, एक साथ टच हो गई, उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को जो ए बी से अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, वही मेरे को बी सी में भी वही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। समझे क्यों वो एक साथ टच नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। पढ़ लेते एक बार क्या जाता है। No two indifference curve will intersect each other, although it is not necessary that they are parallel to each other. In case of intersection of the relation become logically absurd because it would show the higher and the lower layers are equal, which is not possible. This problem will be clear for them. इन्होंने क्या बोला, मैंने जो बोला इन्होंने थोड़ा अलग बोला। इन्होंने क्या बोला कि देखो इसमें जो ए वाली लाइन देख रहे हो उसमें देखो सबसे ऊपर जो हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है, वो पॉइंट और जो नीचे वाला पॉइंट है वो लोअर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पॉइंट क्या कहते हैं कि हर एक पॉइंट जो है इंडिफरेंस कर्व में सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो अब जो हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है वही लोअर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली अपसेट है, यानी एकदम बेकार है, मानना बनता ही नहीं है ये चीज को, ठीक है, ये लोगों ने ये कहा गया है। और सीधी सी बात है, नॉर्मल है, ऐसा ही होगा, जिससे आपको ज्यादा मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, वही चीज आपको कब सेटिस्फाई कैसे दे सकती है, ठीक है। IC1 and IC2 intersected A. Since A and B lie on IC1, they give same satisfaction to the consumer. Similarly, since A and C lie on IC2, they give same satisfaction to consumer. This implies that the combination of B, C and equal are in terms of satisfaction. But a glance will show that this is an absurd conclusion because certainly combination C is better than combination B.
because it contains more units of commodities X and Y. Thus we see that no two indifference curves are touch to each other. देखो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, दो लाइन थी, दो इंडिफरेंस कर्व थे, 1 और 2. इंडिफरेंस कर्व 1 जो था उसके अंदर B था, इंडिफरेंस कर्व 2 जो था वो C था. अब जो B और C है वो दोनों एक दूसरे A पॉइंट पे टच हो रही है, ठीक है. B लाइन और C एक पॉइंट पे टच हो रही है जो कि है A. अब ये जो A पॉइंट पे टच हो रही है इसका मतलब क्या है कि सेम सेटिस्फेक्शन दे रही है, यानी ये जो इंडिफरेंस कर्व B थी, इंडिफरेंस कर्व C थी, वो भी सेम सेटिस्फेक्शन दे रही है. वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि B जो है वो कम सेटिस्फेक्शन दे रही है एकदम नीचे, और जबकि C जो है वो हायर सेटिस्फेक्शन दे रही है, हायर गुड्स है. समझ में आ भी गई? पता नहीं. अब आ रहा है आपका चौथा. A higher indifference curve represents a higher level of satisfaction than the lower indifference curve. एक higher indifference curve हमें ज्यादा satisfaction देता है, lower हमें कम देता है. सीधी सी बात, ये पहले ही बता दिया था कि जो ऊपर है, जो ज्यादा ऊपर है वो ज्यादा satisfaction देता है, जो ज्यादा नीचे वो कम satisfaction देता है. पढ़ने की जरूरत ना आपको. Indifference curve will not touch either axis. अब देखो indifference curve एक्सिस पे क्यों टच नहीं होगी, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सिस पे टच हो रहा है यानी एक जीरो है, एक की कमोडिटी जीरो है और दूसरी की कमोडिटी ज्यादा हो गई. अब इसमें क्या हो जाएगा, एक की कमोडिटी जीरो है दूसरी ज्यादा, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन थोड़ी यूज कर रहा हूँ. मैं तो बोल रहा हूँ कि वो नहीं भी होगा तो भी चलेगा मेरे को. समझ में आया? वो एक्सिस पे टच क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास क्लोथ नहीं है तो मैं खाने से काम चला लूंगा, और मेरे पे फूड नहीं है तो मैं क्लोथ से काम चला लूंगा. हो ही नहीं सकता ना, दोनों चाहिए मेरे को, यानी कॉम्बिनेशन की बात की है. अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज दैट इट विल नॉट टच the x-axis or y-axis. This is born out of our assumption that the consumer is considered different combination of two units, x-axis and this. देखो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, क्या लिखा गया है इसके अंदर, देन वही लिखा गया जो बोला गया. This is contrary to our assumption that the consumer wants both commodities also in smaller or larger quantity. Therefore, देखो लास्ट लाइन में वही लिखा है कि एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. हमने क्या बोला था कि हमारे जो इंडिफरेंस कर्व कैसे होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं, उससे दो सामान चाहिए ही चाहिए. ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन, दो सामान का कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए. अब देखो उसको दोनों चाहिए. अब दोनों कैसा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा चाहिए, दोनों चीज चाहिए उसको. ठीक है, दो चाहिए, बड़ा छोटा दोनों में से जो मिले उसको चाहिए ही चाहिए. ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो एक्स एक्सिस पे भी टच नहीं होगा, वाई एक्सिस पे भी टच नहीं होगा. अब आती है आपकी बजट लाइन. देखो बजट लाइन क्या होती है, फ्रॉम द ऑर्डिनल यूटिलिटी. ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी क्या होता है, देखो ऑर्डिनल यानी हम रेंट करते हैं लेकिन हम क्वांटिफाई उन्हें नहीं कर सकते, सीधी सी बात, हमारे गुड्स और उनको. वी हैव अंडरस्टूड वन पार्ट ऑफ अ पर्सन्स कंज्यूमर बिहेवियर, नेमली consumer preference. A higher indifference curve shows a higher level of satisfaction than a lower one. Therefore, a consumer, in his attempt to maximize satisfaction, will try to reach the highest possible indifference curve. But in pursuit of buying more and more goods, thus obtain more and more satisfaction, he has to work under two constraints. First, he has to pay the price of the goods, and second, he has a limited money income with which to purchase the goods. देखो इसके अंदर क्या बोला गया कि इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो अलग अलग पॉइंट पे होती है. ठीक है, हमें पता है इंडिफरेंस कर्व ऐसी होती है कि दो कमोडिटीज का जो हम साथ में कंज्यूम करेंगे, हम क्या मानते हैं कि इन दोनों का जो होगा क्या होगा, सेटिस्फेक्शन सेम होगा. सेटिस्फेक्शन इन दोनों का क्या होता है, सेम होता है, हमें पता है इंडिफरेंस कर्व में. तो वो क्या सोचेगा कि मेरे जितना बजट है उसमें मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी जो हमें पता है कि जो सबसे ऊपर है उसकी हायर यूटिलिटी होती है, जो सबसे नीचे उससे हमें सेटिस्फेक्शन कम मिलता है. तो हम हमेशा क्या ट्राई करें कि जिससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा हम उसी चीज को परचेज करना चाहेंगे. तो वो बजट लाइन में क्या करेंगे, उस बजट में हम सबसे ज्यादा किसको परचेज कर सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे परचेज करना चाहेंगे. वो हो जाती है आपकी बजट लाइन. ठीक है, कंज्यूमर्स. अब उसके दो कॉन्सेप्ट है, देखो उसके ऊपर था दो कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट यानी उसके ऊपर थोड़ा भार दिया गया. कौन से दो? सबसे पहले जो कंज्यूमर होगा उसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा गुड्स और सर्विस का प्राइस. और दूसरा उसके पास जो वो पैसा है वो कैसे लिमिटेड है, तो वो सोच समझ के वो चीज परचेज करनी पड़ेगी. Consumer maximize their well-being subject to concept. The most important concept all of has to be deciding what to consume is the budget concept. देखो हमें क्या कंज्यूम करना है वो किस में आ जाता है, बजट कॉन्स्टेंट में आ जाता है. In other words, consumer almost always the have limited income, which constrains how much they can consume. ठीक है, लिमिटेड इनकम है तो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, हम लिमिटेड रिसोर्सेज हम लिमिटेड चीजें खरीद सकते हैं, सीधी सी बात है. A consumer's choices are limited by the budget available to him. As we know, his total expenditure for goods and services can fall short for the budget concept, but may not exceed it. देखो उसके पास जितना पैसा है उसमें से वो थोड़ा सा बजट ही यूज करेगा चीजों को खरीदने के लिए, लेकिन वो उससे ज्यादा नहीं कर सकता. मतलब देखो जितनी इनकम है, ठीक है, इनकम में से थोड़ा सा पोर्शन यानी 100% में से वो अपना 80% पोर्शन
भले ही वो यूज कर सकते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, ठीक है, लेकिन वो 100% में से ऐसा नहीं कि 120% यूज कर लिया, ठीक है, वो कभी नहीं कर सकता वो यूज, ठीक है। एल्जेब्रिकली आपको पता है वी कैन राइट द बजट क्वेश्चन फॉर टू गुड्स, दो गुड्स के लिए एस देखो प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्या प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस, यानी देखो क्या बोला गया, अगर एक चीज का सामान, देखो मैं दो लिखता हूं, एक है आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम, दूसरा है केक। अब देखो आइसक्रीम का प्राइस यानी प्राइस ऑफ एक्स और केक की प्राइस यानी प्राइस ऑफ वाई। अब देखो आइसक्रीम का प्राइस 10 है और अपना केक का प्राइस कितना है 500 रुपए नहीं था। तो अब देखो आइसक्रीम अगर मैं 5 कंज्यूम कर रहा हूँ, केक 1 कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरा बजट क्या होगा, तो सीधी सी बात है, देखो प्राइस ऑफ एक्स, आइसक्रीम की प्राइस कितनी थी 10 मल्टीप्लाई बाय मैं आइसक्रीम कितनी परचेज कर रहा हूँ 5 प्लस मैं प्राइस कितनी थी केक की 500 प्लस उसकी क्वांटिटी कितनी है 1, तो मेरा बजट कितना आ रहा है, देखो 10 5 50 प्लस 500, ठीक है, इज इक्वल टू बजट और स्मॉलर देन बजट। स्मॉलर देन बजट क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि अगर 100% बजट है तो मैं क्या सोचूं उसमें से 80% यूज करूं या 70% यूज करूं, वो मेरे पे, लेकिन मैं उससे ज्यादा कभी नहीं यूज कर सकता, ठीक है। तो मेरा बजट कितना बना 550 इज माय बजट। समझ में ये फॉर्मूला कैसे है, हम नॉर्मली सोचते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, दिमाग में हमारे सेट होते हैं फॉर्मूला इकोनॉमिक्स के, बस इन लोगों ने नाम दे दिए फॉर्मूला को, ठीक है। अब आता है वेर, अब दिया गया Px and Py are the prices of the goods xy and Qx and Qy are the quantities of goods xy. Chosen and B is the total money available to the consumer. ठीक है, the requirement illustrated by the equation above that the consumer must choose a consumption bundle that costs no more than his or her income is known as consumer's budget constant. A consumer consumption possibility are the set of all consumption bundles that can consume given the consumer's income and prevailing price. We assume that consumer in our analysis uses up his entire nominal money, यानी उसका जितना भी इनकम आ रहा है उसका वो नॉमिनल यानी एंटायर जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। सो दैट इज बजट कांस्टेंट इज Px Qx प्लस Py Qy इज इक्वल टू B। द फॉलोइंग टेबल शोज, देखो वो ऊपर लेस देन था, इधर इक्वल टू क्यों है, क्योंकि ऊपर हमने क्या बोला कि वो थोड़ा सा अमाउंट यूज कर सकता है, यहाँ पे क्या बोला कि वो एंटायर यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एंटायर वर्ड, वो पूरा का पूरा अपनी इनकम को यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू दिया गया। देखो यहाँ पे आइसक्रीम और चॉकलेट का एग्जांपल दिया, देखो This table shows the combination of ice cream and chocolate. A consumer can by spending the entire fixed income of 100. उसकी फिक्स्ड इनकम यानी बजट कितना हो गया 100 रुपए का। अब प्राइस क्या है विद द प्राइस ऑफ 20 and 10 रिस्पेक्टिवली, यानी आइसक्रीम की प्राइस जो है वो 20 है और हमारे चॉकलेट की प्राइस जो है वो 10 रुपए। जब देखो ए यानी पहला सेट में क्या बोलते हैं आइसक्रीम एक भी नहीं है और चॉकलेट 10 है, ठीक है। दूसरा सेट क्या बोल रहे हैं कि एक आइसक्रीम 8 चॉकलेट, देखो यानी ये 20 हो गया, ये कितना हो गया 80, 100 हो गए, ठीक है। बजट का फॉर्मूला इन लोगों ने किया, ये इनका पूरा का पूरा टोटल कितना होगा 100 ही होगा, ये बजट के हिसाब से, ठीक है। द बजट कांस्टेंट कैन बी एक्सप्लेन बाय द बजट लाइन और प्राइस लाइन। बजट लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अ बजट लाइन शोज ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। द कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज गिवन मनी ऑन द इनकम एट द गिवन प्राइस। ऑल दोस कॉम्बिनेशन व्हिच आर विद इन द रीच ऑफ द कंज्यूमर अज्यूम दैट ही स्पेंड्स ऑल हिज मनी इनकम will lie on the budget. The consumer could of course buy any material cost less than 100, ठीक है, वो 100 से कम का भी प्राइस कर सकता है। एग्जांपल गिवन पॉइंट है, इसके लिए हमें यहाँ पे देख रखा है, देखो उसकी बजट ये रही 100 की, इसलिए वो वहां तक दिया गया, ठीक है। 100 का जो उसका बजट था वो बजट लाइन इन्होंने बना दिया। अब देखो उसमें ये पॉइंट के जो है, पॉइंट के क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उस बजट वो 100 रुपए से कम भी यूज कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट एच क्या है 100 रुपए से ज्यादा, जो कि इम्पॉसिबल है लेकिन बताया गया आपको, ठीक है। तो ये दो लाइन आपको बनाई गई। अब देखो यहाँ पे ये m अपॉन पी वाई दिया गया, पी एक्स दिया गया, वो क्या है वो अब हम पढ़ने वाले, ठीक है। It should be noted that any point outside the given price range, say h, will be beyond the reach of the consumer and any combination lying within the line, say k, shows underspending the consumer। देखो h क्या था, वो beyond, उससे ज्यादा, उसकी जो इनकम है उससे ज्यादा वो बेच रहा है, मतलब खरीद रहा है, और k यानी उसके पास जितना पैसा है उसमें से वो कम खरीद रहा है, ठीक है। The slope of the budget line is driven by the relative price of the two goods. It is equal to price ratio। देखो आपने इंडेक्स नंबर में प्राइस रेशियो भी पढ़ा, ठीक है। तो ये जो होता है बजट लाइन वो डिटरमाइन किससे होता है, रिलेटिव प्राइस दो गुड से, वो इक्वल रहता है प्राइस रेशियो से, यानी क्या होता है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। इट मेजर्स द रेट एट विच द कंज्यूमर कैन ट्रेड वन गुड फॉर द अदर। ये रेट भी मेजर करता है कि वो एक गुड को दूसरे गुड से कैसे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। द बजट लाइन विल शिफ्ट व्हेन देयर इज अ, बजट लाइन कब शिफ्ट होगी, ठीक है।
अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन और बोथ प्रोडक्ट्स विद द नॉमिनल इनकम ऑफ द बायर बजट रिमेनिंग द सेम। अगर प्राइस में चेंज होता है तो ऑब्वियसली बात है बजट में भी चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। अ चेंज इन द लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर विद द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड रिमेनिंग द सेम। अब देखो ऊपर वाले में क्या था कि हमने इनकम को कांस्टेंट माना लेकिन प्राइस बढ़ गई, ठीक है। अब प्राइस कांस्टेंट है, इनकम बढ़ गई तो भी हमारा बजट चेंज हो जाएगा, और तीसरे वाले में दोनों ही चेंज हो गया तो भी चेंज हो जाएगी हमारी बजट में, सीधी सी बात है। अब आता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इतनी देर से हम पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम अब आ ही चुका है कि फाइनली होता क्या है। Having explained in different curves and budget line, we are in position to explain how a consumer reaches equilibrium position by choosing his optimal consumption budget given the constraints, ठीक है। A consumer is in equilibrium when he is deriving maximum possible satisfaction from the goods and therefore is no point to rearrange his purchase of good. We assume that। अब देखो इन्होंने क्या बोला इसके अंदर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व हमें पता है, इंडिफरेंस कर्व क्या हर एक पॉइंट पे अलग अलग चीज होगी, अलग अलग कॉम्बिनेशन होगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन कैसे देगा, सेम सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। और बजट लाइन क्या है, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करने के लिए उसकी एक बजट है, उसमें वो सबसे ज्यादा किससे सेटिस्फाई होगा वो चीज को वो यूज करना चाहेगा, परचेज करना चाहेगा। द कंज्यूमर, अब हम कुछ अजम्पशन ले रहे हैं वो हमें पढ़ना है। A consumer has a given indifference map which shows his scale of preference for various combination of two। देखो नीचे हमें एक इंडिफरेंस मैप दिखा है। इंडिफरेंस कर्व मैप क्या था, जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स है, ठीक है। He has a fixed money income which he has to spend wholly on goods etc। उसके पास एक क्या है, फिक्स्ड इनकम है, और उसको वोली, देखो वोली लिखा गया, यानी वो पूरा का पूरा उड़ाना चाहता है गुड्स ऑफ एक्स एंड वाई। प्राइस ऑफ गुड्स एंड एक्स वाई आर गिवन एंड आर फिक्स्ड। प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई गिवन है और वो कैसे फिक्स्ड है। ऑल गुड्स आर होमोजेनियस एंड डिविजिबल, वो होमोजेनियस है यानी अलग अलग है और डिविजिबल है, ठीक है। द कंज्यूमर्स एक्ट रैशनली एंड मैक्सिमाइजेस, कंज्यूमर कैसे एक्ट करेगा, रैशनल, जिससे उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो उसी चीज को खरीदना चाहेगा, ठीक है। अब देखो आपको इसमें नहीं समझ में आएगा ये लोग क्या बताना चाह रहे, तो एक बार समझो। देखो एक इन्होंने क्या बनाया है, सबसे पहले हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम, मतलब प्राइस इक्विलिब्रियम नहीं है ये तो अभी, ठीक है। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व इन्होंने बनाई 1 2 3, ठीक है। मैं 3 ही बना रहा हूँ अभी के लिए। 3 इन्होंने प्राइस इक्विलिब्रियम बनाई है, और प्राइस इक्विलिब्रियम नहीं सॉरी इंडिफरेंस कर्व। अब देखो एक बजट है, बजट जो है वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से यहाँ गया है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये अब ये यहाँ पे टच हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ, तो इसमें क्या माना जाता है, यहाँ पे जो बजट के अंदर वाली चीज, देखो ये वाले जो इंडिफरेंस कर्व था वो तो उसके बजट में ही नहीं है, वो तो उसके बजट के बाहर है, तो वो तो खरीद ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आते हैं ये दो पॉइंट, वो ये दोनों खरीद सकता है, लेकिन अब वो क्या खरीदना चाहेगा, ये खरीदना चाहेगा। वो ये क्यों खरीदना चाहेगा, समझो। ये जो है वो नीचे जा रही है, यानी इसमें से उसको सेटिस्फेक्शन कैसा मिलेगा, कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ये जो है ये टेंजेंट उसको, मतलब एक जगह पे छुपे जा रही है, यानी ये क्या चाहेगा, ये उसको हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। हायर सेटिस्फेक्शन हमेशा कंज्यूमर क्या चाहेगा, उसको हायर सेटिस्फेक्शन वाली चीज मिलेगी। तो ये वाला जो ये क्यू पॉइंट है वो उसका बजट लाइन के अंदर भी आ रहा है और उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था। क्लियर, समझ में आ गया सबके। एक बार पढ़ लेते हैं लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। टू शो विच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई द कंज्यूमर विल बाय टू बी द इक्विलिब्रियम वी ब्रिंग इन दिस together. We know by now that the indifference curve depicts the consumer's preference scale between various combination of two goods, and the budget line show various combination which he can afford to buy with his given money income and prices of the two goods. Consider figure 24 in which indifference curve 1 2 3 4 and 5 are shown together with budget line PL for goods X and Y. Every combination on the budget line PL costs the same, ठीक है, सेम ही कॉस्ट कर रहे हैं। Thus combination R S Q T and H cost the same to the consumer. The consumer aim to maximize his satisfaction. For this he will try to reach the highest indifference curve. जैसा बोला गया कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो वो किस पे जाएगा, जो सबसे ऊपर है, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, उसके पास जाएगा, यूटिलिटी, ठीक है। Since there is a budget constraint, he will be forced to remain on the given budget line. That he will have to choose combination from among only those which lie on the given price line. Which combination will our hypothetical consumer optimal choice should satisfy? देखो इन्होंने इसके अंदर क्या बोला कि वो वही चीज को खरीद सकते हैं जिसका उसके पास बजट है। जो ऊपर की इंडिफरेंस कर्व थी उसके अंदर तो उसका बजट के अंदर वो तो आ ही नहीं रहे थे, तो उसको तो वो खरीद ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो
पॉइंट बताया गया है। सबसे पहले इट विल बी ऑन अ पॉइंट ऑन हिज बजट। सबसे पहले वो कैसे होना चाहिए, बजट लाइन में होना चाहिए, उस पे उसका पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, इट विल लाई ऑन द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल, वो सबसे ऊपर। इसलिए तो हमने देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया था। ये क्यों है ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। सारी जो ये है देखो, ये आर एस टी एच ये सब है, लेकिन ये सबसे ऊपर है, यानी इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। द कंज्यूमर कैन अराइव दिस चॉइस मूविंग डाउन हिज बजट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस। देखो इसके अंदर वही बोला गया, नथिंग वी हैव टू शिफ्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा अच्छा आ रहा है। अब देखो यहाँ से पढ़ेंगे, एट द टेंजेंसी पॉइंट Q द स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन PL एंड द इंडिफरेंस कर्व IC3 आर इक्वल। वो कैसे है, इक्वल, यानी एक टेंजेंट पॉइंट जो है ये Q वाला है, इसमें स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन, ठीक है वो, और स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन, ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व जो थी, ये इंडिफरेंस कर्व जो इसको ऐसे छू के यहाँ से चली गई, जिसको हमने Q नाम दिया था, ठीक है। टेंजेंसी तो पता है, टेंजेंट वो होती है जो एक जगह पे छुकेगा, वो सर्कल वाला 10th में पढ़ा था, ऐसे छू के निकल जाती है एक पॉइंट पे, वो टेंजेंट होती है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व शोज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। देखो जो ये स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, वो हमें क्या बताता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, जो कि ये है, विच इज इक्वल टू, ये क्या है, mu x marginal utility of x upon marginal utility of y, ठीक है। while the slope of the price line indicates the ratio between the price of two goods। देखो, और ये जो प्राइस वाला है वो कौन से रेशियो बता रहा है, प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। तो अब जब इक्विलिब्रियम पॉइंट Q होगा, उसमें क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x होगी वो किसके बराबर होगी, प्राइस ऑफ x के बराबर होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y जो होगी वो किसके बराबर होगी, प्राइस ऑफ y के बराबर होगी। तो ये देखो, ये हमारा एक वन ऑफ द IMP टॉपिक आता है जो एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। Thus we can say that consumer is in equilibrium position when the price line is tangent to the indifference curve, or when the marginal rate of substitution of goods x and y is equal to the ratio between the prices of the two goods। यानी कब इक्वल होगा, जब marginal rate of substitution जो होगा वो इक्वल होगा प्राइस रेशियो ऑफ two goods से। We have seen that the consumer attains equilibrium at the point where the budget line is tangent to the indifference curve। And ये देखो, अब आप बोलोगे ये कैसे होगा यहाँ से, तो देखो हमने क्या लिखा था, marginal utility of x अपॉन में marginal utility of y is equal to price of x and price of y, ठीक है। अब देखो ये यहाँ डिवाइड है, ये इधर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ मल्टी ऊपर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या चला जाएगा, नीचे, ठीक, सीधी सी बात है, वी हैव नोट दिस मच, ठीक। अब आप बोलोगे कि ये यहाँ पे ये नीचे कैसे आएगा, ये यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हुआ ना, तो अब ये मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे डिवाइड में जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। डन। ये फॉर्मूला कैसे है, इन फैक्ट द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व पॉइंट्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप गुड y for good x। The slope of the budget line tells us the rate at which the consumer is actually able to trade goods x and y। When both these are equal, he will be maximizing his satisfaction given the constant। देखो इसमें क्या बोला गया कि सबसे पहले हमें पता है कि हम एक दूसरे गुड्स को ट्रेड करते हैं दूसरे सामान को लेने के लिए। अब इसमें कैसे होगा, इसमें उसको वो ट्रेड करने की इच्छा नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि उसका अब सेटिस्फेक्शन एकदम मैक्स हो गया, वो सबसे ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। The indifference curve analysis is superior to utility analysis। It dispenses with the assumption of measurability of utility। देखो हमें क्या बोला था कि हम मेजर नहीं कर सकते हमारी यूटिलिटी को, तो वो उसको डिस्पेंस कर रहा है, वो उसको गिन ही नहीं रहा है। साथ ही साथ इट स्टडीज मोर देन वन कमोडिटी है। अब देखो हम यूटिलिटी में एक ही कमोडिटी की बात करते हैं, इसमें हम एक से ज्यादा कमोडिटी की बात एक साथ करते हैं। It does not assume constancy of marginal utility of money। वो कांस्टेंट नहीं इमेजिन करता कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। वो किसमें था, हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। इट सेग्रीगेट्स इनकम इफेक्ट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन। याद है इनकम इफेक्ट, डिमांड में पड़ा था, ठीक है, वो उसको सेग्रीगेट करता है। सो दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।